बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा और आपने अपना वीकेंड भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। आज सोमवार है, वीक का पहला दिन, वीक का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। अमूमी तौर पर अमूमन हमारा दिल नहीं कर रहा होता मंडे को काम करने का, ना अपनी रज़ाई छोड़ने का, अपना कंबल छोड़ने का दिल नहीं कर रहा होता, काम पर जाने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमने वीकेंड इतना भरपूर तरीके से एंजॉय किया होता है। तो वो एक रूटीन बन गई होती है, हम एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट दिन है आज का। अगर आज के दिन उठाया गया कदम, आज के दिन की गई प्लानिंग हमारे पूरे वीक पर असरअंदाज होती है। तो कॉन्टम्पलेट करें, आज बैठ कर अपने वीक पर सोचें कि मेरे गोल्स क्या हैं, उन गोल्स की तरफ मैं किस तरह बढ़ सकता हूँ, और उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें और फिर अचीव करते जाएं। अपने लिए भी मेहनत करें और अपने मुल्क व कौम की तरक्की में भी अपना छोटा सा हिस्सा लाजमी तौर पर डालिएगा। नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज थोड़ा खेल के मैदानों का रुख कर लेते हैं। PSL हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम, इस वक्त उसके 11वां सीज़न चल रहा है। मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इफ्तिताई तकरीब किस तरह की रही, अभी ऑस्टेरिटी कुछ मुय्यस किए गए हैं ख़ित्ते की सूरत हाल को देखते हुए। कुछ वेन्यूज़ को जो सुन रहे थे कि वेन्यूज़ बढ़ाए जाएंगे, इस दफ़ा उल्टा वो वेन्यूज़ कम कर दिए गए। 2 वेन्यूज़ पर सिर्फ मैचेस हो रहे हैं, शायकीन को आने की इजाज़त नहीं है। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि ताकि पेट्रोल के हवाले से जो एनर्जी का एक क्राइसिस हुआ हुआ है, उससे किसी ना किसी तरह जो है वो निपटा जा सके। अभी क्या डिटेल्स हैं, क्या टीम्स की क्या सूरत हाल है, कौन सी टीम ऑन पेपर किस तरह की है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी नहीं है, शायकीन किस तरह देख रहे हैं, क्या मज़ा आ भी रहा है बगैर शायकीन के मैचेस का या नहीं आ रहा है, इस पर सारा तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इज़हार अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द ट्रांसमिशन सर, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं आप सबके फेवरेट राना सलमान ज़मीर साहब, रिपोर्टर रूही टीवी। इसी के साथ साथ एंकर पर्सन के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। इनसे ज़रा इंतज़ामी अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एनर्जी क्राइसिस इस वक्त चल रही है, हुकूमत की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन का हम सुन रहे हैं कि लगाया जा रहा है। उसके औकात कार क्या होंगे, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अवाम उसको किस तरह देखती है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस है और एक हम राशनिंग का सुन रहे हैं कि कोई डिजिटल ऐप बना दी जाएगी, उसके तहत लोगों को जो है वो पेट्रोल दिया जाएगा। तो उनकी क्या डिटेल्स हैं, और इसके साथ राना साहब जो हैं वो महंगाई को भी देख रहे होते हैं, इन्फ्लेशन को देख रहे होते हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम में अक्सर देखते हैं कि मार्केट का हमेशा इन्होंने रुख किया होता है, हमें बता रहे होते हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, और हमेशा हम यही बात सुनते हैं कि जो रेट लिस्ट बनाई जाती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ये जो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का क्या किरदार है, पीरा फोर्स का क्या किरदार है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सलमान ज़मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम तिहामा। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि जिस तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, और दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से आप इंट्रोडक्शन मेरा दे रहे हैं, इसी तरीके से आप पूरा प्रोग्राम जो है ना वो खुशनुबी से होस्ट करते रहें और आपको जो है वो तरक्की मिलती रहे। थैंक यू सो मच। इज़हार साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। PSL का 11वां सीज़न स्टार्ट कर दिया गया है। कल एक छोटी सी कंट्रोवर्सी, पहले हम इब्तिदाई तकरीब और उस पर सारा गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी जो कंट्रोवर्सी कल हुई है बॉल टेम्परिंग के हवाले से, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें दे दीजिएगा। क्या हुआ वाकया? वो 5 रन भी फिर दिए गए दूसरी टीम को, कराची किंग्स को। अच्छा, ये एक बड़ा ना दिल खरेश वाक़या था। मैं इस वजह से क्योंकि अगर कोई जूनियर खिलाड़ी के सामने करता तो वो बात कुछ और थी कि नया लड़का है। फ़खर जमान जैसे सीनियर बल्लेबाज जिनके पास 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने खेले हुए, T20 भी उन्होंने इतने ही खेले हुए, उनसे ये होना, अब वो दानिस्ता हुआ है, जानबूझकर हुआ है, वो अलग इशू है, लेकिन बहरहाल हुआ है। लेकिन किस मौके पर हुआ है? जब लाहौर कलंदर एक अच्छी पोजीशन पे था, आखिरी ओवर था, 14 रन चाहिए थे मुखालिफ टीम को जीतने के लिए, और उस मौके पे बॉल टेम्परिंग करना मुझे नहीं समझ आया वो क्या सोच के किया है। लेकिन बहरहाल मुझे इस पे है कि अभी तक फ़खर जमान ने वो इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है कि मैंने ये किया ही नहीं है, हालांकि कैमरों ने उन्हें पकड़ लिया था। तो मैं इस अभी तक इसी सोच से बाहर नहीं निकला कि इतने अच्छा, इसके ऊपर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। क्या अब क्या आगे का लाइमल क्या होगा, क्योंकि सजा तो दे दी गई ना, 5 रन अवॉर्ड कर दिए गए, आगे भी कोई कार्रवाई होगी, पीछे कमेटी बैठेगी? नहीं, लाजिमी बात है, बाकायदा एक कमेटी बैठती है, वो तयन करती है। अगर खिलाड़ी कबूल कर लेता ना जुर्म, तो उसकी सज़ा में तो रिलीफ कर दिया। लेकिन अगर कबूल ही नहीं करता, तो फिर अगर वो साबित हो जाता है तो फिर उन पे 1 या 2 मैचेस खेलने पे या
अपना फिर जो फैसला किया जाता है जुर्माना पैसों की शक्ल में जुर्माना हो सकता है। अमूमन ना पाबंदी लगाई जाती है। अच्छा जनाब, थोड़ी सी इब्तदाई तकरीब के बारे में बताइएगा कि किस तरह की तकरीब थी, ज़ाती तौर पर आपको कैसा लगा इस्तीफ़ा की तकरीब को देखकर, और जो गाने का हमेशा होता है कि यार गाना इस तरह का होना चाहिए, पिछले साल के गाने अच्छे थे, तो इस साल का गाना किस तरह लगा आपको ज़ाती तौर पर भी बताइएगा, और शायकीन का क्या रद्द-ए-अमल है? नहीं, अच्छा गाने की मैं आपको बता दूं कि अब ये हर सीजन में हुआ है कि शुरू में ना हमें लगता था कि यार ये गाना ना कोई मकबूल नहीं होगा, क्योंकि हम पिछले गाने के आदी होते हैं, तो लेकिन बाद में पता लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ना हम और नहीं यार जो फ्रेश गाना है ना यही सबसे स्ट्रॉन्ग है, बाकी जो पिछले गाने थे वो थोड़े से कमी रह गए थे। ये तो हर सीजन में हुआ है, और अभी फिलहाल इस गाने को अभी तक इतना लिए नहीं, लेकिन आतिफ असलम आपको पता है इतना बड़ा नाम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम सिंगर, ठीक है ना। अगर दो में नाम है पाकिस्तान में इस टाइम अगर सिंगर है, एक राहत फतेह अली और एक आतिफ असलम, इसके अलावा आप पाकिस्तान में किसी गुलकार को सुनना तो पसंद करेंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना खुशू के साथ, वो इन दो गुलकारों को सुनना पसंद है। लेकिन बहरहाल जो जिस तरह के हालात जा रहे थे उस लिहाज से तो मैं कह रहा हूँ अच्छी रही है। देखें, सुनने जा रहा था कि PSL नहीं होगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो हालात नज़र आ रहे हैं उस लिहाज से फ़्लाइट्स अपना कैंसिल्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, और दुनिया गहमा गहमी जंग के हालात हैं, तो उस को मद्देनज़र रखते हुए तकरीब करना और फिर इवेंट करना, ये मैं बहुत बड़ा, और ख़ुसूसन मैं इस बात को दाद देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, ख़ुसूसन दाद का उन्होंने ठान ली है कि ये करना है और वो होगा। और हम देख भी रहे हैं कि बेशक स्टेडियम में तमाशाई मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल मैचेस हो रहे हैं और अच्छे अंदाज में हो रहे हैं। अच्छे अंदाज में हो रहे हैं। इसका ज़रा रेवेन्यू के बारे में समझाइएगा कि अगर वहाँ से आप रेवेन्यू नहीं पा रहे, जो शायकीन आपके अगर ग्राउंड्स में नहीं आ पा रहे, तो आपको जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं आप वहाँ से पैसा कमा लेते हैं, तो थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में समझाइएगा। मैं ना इस चीज़ को ना ऐसे कंडीशंस में ना मैं सबको ये कहता हूँ कि इसमें आप पैसे को मद्देनजर ना रखें, ठीक, इसमें आप लिखें कि आपकी स्पोर्ट्स या आपकी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट जीत रही है। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें पैसा नहीं देखा जाता, ये वही मामलात हैं कि जिसमें आप पैसा ना देखें और देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बेशक उसमें PCB को या PSL इंतज़ामिया को कोई नुकसान हो या बैलेंस पे हो, वो एक अलग इशू है, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ कि इन हालात में इतना बड़ा इवेंट और बड़े अमन व अमान के साथ करना, ये क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, थोड़ा सा टीम्स के हवाले से बात कर लेते हैं। 2 टीम्स नई भी ऐड हुई हैं, उनके बारे में ज़रा बताइएगा कि वो उनकी फॉर्मेशन किस तरह की है, ऑन पेपर किस तरह नज़र आ रही हैं। फिर मुल्तान सुल्तान का आपके इसी प्रोग्राम में बैठ के हमने तज्जिया किया था कि यार हम लोग बड़े डिसहार्टन थे कि एक हमारी नुमाइंदगी होती थी PSL में साउथ पंजाब की, तो वो टीम जो है वो इस बार नहीं होगी, लेकिन फिर अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वो मुल्तान सुल्तान हमें दोबारा जो है वो नज़र आ रही है। तो इन दोनों के बारे में ज़रा बताइएगा, ऑन पेपर दोनों टीम्स नई जो है वो किस तरह की लग रही हैं, और पूरे अगर हम जो टीम्स देखें उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग टीम आपको इस वक्त कौन सी लग रही है, बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग टीम? नहीं, एक तो मैं आपको बताऊँ कि कोयटा ग्लैडिएटर है मेरी नज़र, हाँ, बहुत उसके तीनों जो शोबे हैं ना वो बड़े परफेक्ट है, सही, उसके तीनों डिपार्टमेंट ना। अच्छा, वो पहले भी ना रनर अप टीम है, पिछले PSL 10 की वो रनर अप टीम है। लाहौर कलंदर ने जो मैच जीता था ना वो आखिरी 2 ओवर में जीता था, तो इस वजह से अभी भी ना मुझे इसी सीज़न में भी लाहौर कलंदर की टीम तीनों डिपार्टमेंट में एक अच्छी नज़र है। गो के स्पोर्टिंग विकेट्स बनाई गई हैं दोनों, कराची स्टेडियम में भी और कजाफी स्टेडियम लाहौर में भी स्पोर्टिंग पिच है, बैट और बॉल दोनों को ना वो पिच अपना ना मदद कर रही है। लेकिन ये है कि इस टाइम जो 2 नई टीमें आई हैं, हैदराबाद और पिंडी, उसमें पिंडी ना मजबूत टीम नज़र आ रही है। हैदराबाद की टीम या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकी, या अपना उन्हें कोई डर है, या कोई अभी नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है कि वो है कि भाई हम PSL खेलने के लिए तैयार, या उनकी मालकन जो है वो खुद अपना इस बात पे राज़ी नहीं हो सके जहनी तौर पे कि भाई हम PSL खेलने के चक्कर में। मुल्तान सुल्तान का ये है कि लाज़मी बात है हमारे खित्ते की टीम है, और मैं तो शुक्र अदा करता हूँ सैयद गौहर शाह साहब का, सकना जलालपुर ज़िला तहसील जलालपुर ज़िला मुल्तान का, कि वो अपना ना उन्होंने मुल्तान सुल्तान का नाम ना कायम व दायम रखा, ये हमारे लिए एजाज़ है।
और मुल्तान सुल्तान का जो पहला मैच है ना, उसमें भी मैं मुल्तान का एक लड़के का खुसूसन जिक्र कर रहा हूँ जिसने मैच का नक्शा भी बदला है। वो हमारे मुल्तान शहर का लड़का है अरफात महनाज, जिन्होंने बॉलिंग में भी दो ओवर में 16 रन दिए और 1 विकेट ली। और आखिरी ओवर में जब अपना मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा परेशान हो रहा था, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 40 बॉलों पे 60 रन की जरूरत है, तो उस मौके पे उसने 11 गेंदों पर 25 रन बनाए थे, जो अहम खिलाड़ी थे जिसने मैच का रुख मोड़ दिया अच्छा था। इजहार साहब, ये इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर है मिन्हास जो है? नहीं, ये अपना ना अरफात मिनाज तो अपना T20 भी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं। उनके जो छोटे भाई है ना समीर मिन्हास, हाँ वो है अपना, वो है जिन्होंने अपना इंडिया के खिलाफ और अपना 175 रन की इनिंग्स खेली थी। वो समीर मिन्हास साहब अभी हैं पीएसएल में, किसी ने जी पीएसएल में टीम में मौजूद है। और वो फिलहाल तो अपना उन्होंने कोई पहले मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन आइंदा है, अभी पीएसएल बहुत है, बड़ा टूर्नामेंट है। अच्छा, अब ये जैसे हम ये अभी यही बात करें पीएसएल की कारकर्दगी के ऊपर, बड़ा खुशाइंद है एक टूर्नामेंट आपने इनेकाद कराया, 11वां सीज़न उसका चल रहा है। शुरू में पाकिस्तान में मैचेस नहीं होते थे, या पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, इंटरनेशनली ब्रांड को ज़रा हेल्प मिली, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हमने दिखाया दुनिया को कि हम मैचेस करा सकते हैं। इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, जो जैसे आप जैसे तज्जियाकार जो हैं उस पर लिखते हैं कि इसकी बेसिस पे हम टीम में सिलेक्शन कर लेते हैं, 2-4 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस हुई, हमने टीम में डाल लिया, और उसके बाद फिर वहाँ पर वो उतना परफॉर्म नहीं किया, तो जिसकी वजह से हमें नेशनल टीम नीचे जाती हुई नजर आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही है? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो लीग्स होती है ना, ये इंटरटेनमेंट्स होती है, इंजॉय हम कहते हैं। टीमों की सिलेक्शन का मियार लीग्स नहीं है दुनिया में, डोमेस्टिक क्रिकेट है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस करेगा वही आपको इंटरनेशनल मैच में, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, T20 फॉर्मेट हो, इंटरनेशनल हो, टेस्ट हो, वो आपका डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, वहाँ से आप खिलाड़ी। ये PSL जो है ना, आप उसे एक इंटरटेनमेंट समझे, लेकिन हमारे यहाँ ठीक है, PSL में लोग अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आपका जुनूबी पंजाब का एक अच्छा लड़का था हसन नवाज जी, वो लिया, वो PSL से ही गया था। इंटरनेशनल मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी भी स्कोर की थी, लेकिन अब 1-2 मैच अपना अगर हैं तो हम ये कहते हैं कि ये लड़का नाकाम हो गया। लेकिन हसन नवाज आज भी वो PSL का, अभी भी उन्होंने 2 मैच खेले, दोनों में उसने निस सेंचुरियां बनाई हैं। हसन नवाज आपको जुनूबी पंजाब का जो सपूत है, इस टाइम PSL का अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि टीम की सिलेक्शन का मियार PSL नहीं है, लीग्स नहीं होती, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता। आपको अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए, वहीं से आप अपना तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट के लिए लड़के। अच्छा, अब जो बड़े प्लेयर्स हैं जिसमें जिनके ऊपर बड़ी निगाहें भी होंगी और बड़ी तनकीद का सामना भी उनको रहा पिछले कारकर्दगी की वजह से, जिसमें सरफहरिस्त जो है वो बाबर आजम साहब हैं, और उनके ऊपर प्रेशर होगा इस पूरी लीग में। बड़े अरसे से उनका एक लॉन्ग पैच चल रहा है जो बड़ा ख़राब उनकी कारकर्दगी चल रही है। दीगर और भी बड़े प्लेयर्स हैं जिसमें शादाब पर भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, तो किस तरह देखते हैं कि ये प्रेशराइज होंगे इस दफ़ा PSL में? नहीं, बाबर आजम का मैं आप बताऊँ, बाबर आजम की ना जब से वो PSL खेलने लगे, बाबर आजम की PSL में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। और PSL का आप रिकॉर्ड देख ले, जो जिस सीजन में सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम के ही हैं, कि जो उन्होंने PSL में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हुए। जो PSL रिकॉर्ड कहता है उसमें बाबर आजम हमेशा PSL में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और वो आवाम को अच्छी इंटरटेनमेंट देते हैं PSL में। तो मैं तो नहीं समझता, अपनी ज़ाती जो फैन फॉलोइंग है वो तो बहरहाल बहुत ज़्यादा है, जो कि नज़र आ रहा होता है हमें। जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये है कि फिर भी आप ये देखें कि ईस्ट जो अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें सूर्या कुमार यादव ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो उनके सिलेक्शन बोर्ड ने कहा आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। यानी कि वो एक अच्छा कप्तान रहा है, विनर कप्तान रहा है, चैंपियन कप्तान रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके सिलेक्टर्स ने कहा है कि आपकी बतौर खिलाड़ी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, आप डोमेस्टिक जो है वो खेलें। नाज़रीन, मज़ीद भी क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, इसी के साथ साथ हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या हालात हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। राना सलमान ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे थे। पीएसएल पे हमने तफसीलन गुफ्तगू की, मज़ीद भी हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ऑस्टेरिटी मैयर्स लिए जा रहे हैं, कुछ स्मार्ट लॉकडाउन का हम सुन रहे हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो राना साहब से जान लेते हैं। राना साहब बताइएगा कि हम सुन रहे हैं कि कुछ जो हमने कोरोना के टाइम में देखा था, कुछ लॉकडाउन्स लगाए गए थे, स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाए गए थे, उसी तरह के लॉकडाउन अब लगाए जाएंगे ताकि जो पेट्रोल की खपत है उसको कम किया जा सके। ऐसा ही है कुछ? हाँ, हमा ऐसा ही है, क्योंकि हमने लॉकडाउन्स जो हैं वो पास्ट में भी देखे, और कोरोना के वक्त में जब लॉकडाउन्स लगे थे तो तब जो शॉप्स थी, मार्केट्स थी, वो रात 8 बजे बंद करने के फ़ैसले किए गए थे। तो उस पर भी पहले गौर व फिक्र किया गया मगर फिर साथ साथ ये देखा गया कि लोग जो हैं वो आउटिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और फिर रेस्टोरेंट्स ख़ास तौर पे वो जो है उनका काम बढ़ना शुरू हो गया था। लोग आउटडोर जो है वो रेस्टोरेंट्स को जाना शुरू कर गया। तो इन चीज़ सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए ना अब इन्होंने उसमें मज़ीद तब्दीली की है, और वो तब्दीली ये है कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मुकम्मल, क्योंकि अच्छा, फिर मुकम्मल को ज़रा बताते जाए ना कि मुकम्मल से क्या मुराद है। जिस तरह जिसमें जुम्मे को यहाँ छुट्टी होती है और लाहौर में इतवार को मार्केट्स बंद होती हैं, तो अभी पहले फेज़ में तो ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के दफातर हैं, वफाकी हो या सूबाई हो, वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन बंद रहेंगे। अच्छा, उसके बाद अभी आप उससे पहले एनर्जी को बचाने के लिए, पेट्रोलियम मसनूआत को बचाने के लिए हमने देखा है कि हुकूमत ने एक पॉलिसी लॉन्च की कि ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इनको ख़त्म किया जाए, और फिर जो अफसरान की गाड़ी में फ्यूलिंग होती है वो बंद कर दी गई, वो अपने पैसों से डलवाएंगे। तो जब ये चीज़ नोट की कि अब मईशत जो है वो कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है, और स्टेबिलिटी की तरफ क्यों आ रही है, किस तरह आ रही है, उसके ऊपर भी बात करता हूँ मैं अभी। मगर मेन चीज़ था हमारा ये कि आपने देखा होगा कि वफाक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया, हालांकि 2 दफ़ा समरी गई कि जी इन्हें इजाफा करें आप, मगर उन्होंने इजाफा नहीं किया। वो भी सिर्फ इसी वजह से कि जो अफसरान थे, अफसरान ने पेट्रोल जो है वो फिर अपने हिसाब से यूज़ करना शुरू किया, इस वजह से वो थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आवाम को दिया। मगर दूसरी जानिब एक सवाल और पैदा होता है कि अभी आपने एक चीज़ ख़रीदी नहीं और आप उसका रेट बढ़ा देते हैं, जबकि आपके पास खुद आप कहते हैं कि एक हमारे पास महीने की स्टोरेज है, तो फिर 50 रुपये बढ़ाना ये मेरे ख्याल से, और कई इस पे आता है। मैं ज़रा पहले लॉकडाउन का ज़रा समझ लें कि वो आप बता रहे थे कि 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। मुकम्मल लॉकडाउन से अब क्या मुराद है कि एक तो सरकारी दफातर तो बिल्कुल बंद रहेंगे, और किस तरह कौन सी दुकानें जो है वो खुले रहेंगे, मार्केट्स में? हाँ, मार्केट्स भी बंद होना शुरू हो जाएंगी, और पहले फेज़ के अंदर ये लेकर आएंगे इसे मार्केट्स को 8 बजे। अगर देखते हैं कि समझ आती है कि हाँ भाई स्मार्ट लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं, अगर उन्हें ये समझ आती है कि एनर्जी हमारी बच रही है और इससे फ़ायदा हो रहा है, तो फिर इसी को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर देखते हैं कि अगर ये नहीं होता, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अब कोरोना नहीं है, तो लोग जो हैं वो फिर बाहर निकलेंगे और आपको फिर होटल्स के ऊपर रश नज़र आएगा। तो उस चीज़ को भी कट डाउन करने के लिए जो है वो फिर इसे हो सकता है कि ये भी तजवीज़ से गौर है कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। ठीक। तो इसी के साथ साथ जो ताजिर हजरात हैं, जब मैंने उनके साथ बैठकर ये बात की, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे लिए पहले ही बड़ा मसला हो रहा है। वो देखें, अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, और एकदम जो इजाफा हुआ था उससे अचानक ही एक महंगाई जो है वो सामने आई थी। तो उसके बाद जितनी भी मंडियाँ थी, होलसेल मार्केट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा था इसका, और जो रिटेलर्स थे वो बेचारे फिर तंग आ गए कि पीछे से ही चीज़ें महंगी होना शुरू हुई, तो जाहिर से वो भी महंगी बेचेंगे। तो वो कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी अवाम पर एक महंगाई का बोझ जो है वो पड़ना शुरू हुआ। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि अभी तक अगर आप देखेंगे सब्जियां जो हैं उसके नरखों में इजाफा इतना ऐसा देखने को नहीं मिला। अच्छा, आटे की कीमत में इजाफा नहीं मिला, मगर ये आने वाले वक्त में ये बढ़ सकता है। आने वाले वक्त में ये बढ़ सकता है। फूड क्राइसिस की जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि इसकी ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है। बुखारी साहब के साथ भी हमने हफ्ते को इस पर बड़ा प्रोग्राम किया। मैं ये ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप मार्केट्स को कभी रुख करते हैं, हम लोग भी आपको लाइन पर लेते हैं अक्सर औकात मार्केट से ही,
गिला ये आता है आपकी तरफ से कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो फाल नज़र नहीं आ रहे, एक बड़ा गैप है जो रेट लिस्ट बनाई जाती है उसमें और जो एक्चुअल मार्केट के रेट होते हैं। अब जब उनसे दुकानदारों से जाके बात कीजिए, वो कहते हैं हमें तो पीछे से ही इतनी महंगी चीज़ें मिल रही हैं। तो ज़रा बताइएगा कि इसमें कसूर किसका है, उन दुकानदारों का है, वो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, या वाकई पीछे से रेट ज़्यादा है और रेट लिस्ट सही तय नहीं की, रेट लिस्ट जो है वो सही तय नहीं की जा रही? देखें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है ना, वो जिम्मेदारियां दी हुई हैं तमाम के तमाम जितने भी मुल्तान में दफातर है ना, लोकल दफातर, लोकल बॉडी जिसे हम कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट के दफातर, उनमें उनको सौंपी हुई है। लाइक आपका जो सुपरिटेंडेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की होगी। बिल्डिंग का कोई इंचार्ज है उसके पास होगी, हालांकि ये उसका काम नहीं है, ये इजाफी दिया हुआ है। लेकिन अब तो वो पीरा फोर्स बना दी गई ना। मैं आपको उसी तरफ मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ भी आ रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इजाफी फोर्स जो है वो इन्हें इजाफी चार्जेस जो है ना वो दे दिए गए, इन्हें जिम्मेदारियां दे दी गई। अब जिम्मेदारियां तो दी, अब होता क्या है, हमारी आवाम जो है ना वो बहुत चालाक है, और जो ही ये लोग आते हैं ना तो उसी वक्त ही रेट को कम कर देते हैं। अभी रिसेंटली की मैं आपको बात बता दूं, मैं सब्जी मंडी गया तो मेरी आंखों के सामने एक शख्स को जो मिर्च थी वो उस दुकानदार ने 120 रुपए किलो बताई। सही, ठीक है, और जो ही मैं गया हूं, और मैंने सुनी है, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ सुनी कि यार सरकारी रेट तो 80 रुपए, ये 120 किस तरह दे रहा है, मैं पलटा उसकी तरफ और मैं गया। जब मैं उसके पास गया मैंने कहा हाँ जी किस तरह है, तो उसने जब मेरे हाथ में माइक देखा और मेरी शक्ल देखी तो उसने उस वक्त ही कह दिया जी 80 रुपए किलो है। यानी कि लोग जो हैं वो आपको देखकर ना, अथॉरिटी वाले को देखकर वो उसी वक्त ही कहेंगे हाँ जी ये रेट है, फिर उसके बाद फिर वही रेट शुरू कर देते हैं पीछे। तो अवाम जो है वो अब जाहिर सी बात है इसी चीज़ का रोना रो रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो किस तरीके से अदा कर रहे हैं। अब उनका भी कसूर नहीं है। देखें, बात ये होती है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अगर फाल हों तो फिर वो 24 घंटे एक ही जगह पे खड़े रहें। अब आपकी बात मैं करता हूँ पीरा फोर्स वाली। अब पीरा फोर्स के ऊपर आ जाता है, बहुत अच्छा एक इदारा बनाया गया जिसके हमें जो रिजल्ट्स हैं वो वाज़ेह तौर पर नजर आए हैं, बिल्कुल, कि आपको कहीं एनक्रोचमेंट नजर नहीं आती, आपको जो रोड्स हैं वो खुले नजर आते हैं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो माफिया था ना इसमें दोनों साइडों पर, इदारों की साइड पर भी एक माफिया था जो कि इदारों की आंखों में धूल झोंक कर पैसे बटोरता था, और दूसरा वो माफिया भी था जो इनकी डीलें करवाता था और बराजमान हो जाते थे। और जब ये लोग कोई कार्रवाई करने निकलते थे तो ये अपने उन हैंडलर्स को कॉल कर देते थे कि हम आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्लियर हो जाते थे। ये चीज़ अच्छी हुई है कि पीरा फोर्स में इस तरह की कोई रसाई है ही नहीं। और हमें मुल्तान शहर में, क्या मैं पूरे जनूबी पंजाब की बात करूँगा, चंद एक जगहें होंगी जहां पर मामलात रह गए होंगे, जहां पर मामलात रह गए होंगे, चंद एक जगहें होंगी, मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि 80% तक जो है या 75% तक। अब इसमें आपका ज़ाती तज्ज़िया ज़रा बताइएगा कि जो सूरत हाल है इस वक्त हमारे ख़ित्ते की, उसमें आने वाले वक्त में आप कोई ऐसी फूड इनसिक्योरिटी होता हुआ तो नहीं देख रहे, क्योंकि उस वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है उस वक्त उधर भी हालात हमारे कशीदा हैं, ईस्टर्न बॉर्डर भी हालात कशीदा हैं, इधर ईरान वाली साइड पर भी उधर जंग हुई हुई है, तो कोई फूड इनसिक्योरिटी वाले हालात तो नहीं पैदा होंगे। दूसरा, महंगाई की वजह से अवामी रद्द अमल क्या है, वो क्या किस तरह देख लें, जैसे पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो जेबों पर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम इस तरफ जब हम आते हैं ना, इकोनॉमिकल, आप ओवरऑल आप बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। देखें जी, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना कि बन चुका है, या यूँ कह लूँ कि वक्त का चौधरी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान बना हुआ है, और अमेरिका की नज़रें भी पाकिस्तान पर हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, मैं अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो उसमें इस वक्त अमेरिका को अपना जो है वो स्टैंडिंग बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, उसकी टांगें कांप रही हैं ट्रंप की ख़ास तौर पे, कि ट्रंप से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। अच्छा, अब ये देखेंगे आप, $2 बिलियन का डेली का उनका खर्चा है, और अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब अगर ये जंग थोड़ी सी प्रोलॉन्ग चलती है तो आप एक चीज़ ये नोट करें कि ये तीनों ममालिक के लिए, अमेरिका, इसराइल और ईरान, जो एक फेक स्टेट मैं कहूँगा इसराइल को, तो फेक स्टेट है वो, तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों? वो स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आप ये देखें कि अमेरिका के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का
जो है वो इस वक्त अखराजात हैं उसके, और IMF जो लोन उसने लिए हुए हैं, अगर मैं ये कहूँगा तो वो उनसे जूझ रहा है। अच्छा, इसी के साथ फिर एक चीज़ आती है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल तरीके से अब थोड़ा सा स्टेबल की तरफ क्यों जा रहा है। देखें, तमाम के तमाम जो रास्ते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के, वो बंद है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई है, ईरान ने पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान के जो जहाज़ होंगे वो निकलेंगे वहाँ से। अब दुनिया के जहाज़ क्या करते हैं, दुनिया के लोग जो हैं वो टूल भी दे रहे हैं, और इससे बड़ी अच्छी खासी ईरान को अर्निंग भी शुरू हो चुकी है। उसने टूल प्लाजा टाइप, जिस तरह हम आपने हाईवेज पे टूल प्लाजा देखते हो, इस तरह समंदर के अंदर उसने एक टूल प्लाजा सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया, और ये एक अच्छा काम है क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी हदूद में आता है तो वो अपने ले सकता है। तो वहाँ से जब उसे टूल मिलना शुरू हुआ, तो अब बंदरगाहें तो नहीं है क्योंकि निकल तो नहीं सकते, क्योंकि आगे फिर अमेरिका के जहाज़ खड़े हुए हैं, बहरी जहाज़। तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जो है आर्जी तौर पर पोर्ट के ऊपर उतारना शुरू किया। तो जो मैं कल स्टडी कर रहा था उसमें मैंने ये देखा कि 2025 में तहमा 8300 कंटेनर्स जो हैं वो पूरे साल में कराची पोर्ट पर उतरे और मुख्तलिफ जगहों पर उतरे। अब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 9500 कंटेनर आ चुका है। सही, ठीक है, आपके पास जगह नहीं है। अब अगर हुकूमत, अब देखिए जाहिर सी बात है जब कंटेनर आया है तो वो डॉलर्स में आपको पैसे देंगे, पाकिस्तान में डॉलर्स आना शुरू होंगे। डॉलर की जो पूरी दुनिया के अंदर डॉलर के अंदर तरसील होती है, ट्रेड होती है, तो पाकिस्तान के पास जब डॉलर आएगा तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ पाकिस्तान के लिए अब आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, वो ये है कि गवादर पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगी। अब अगर ये गवादर पोर्ट के ऊपर अपने और डेक बना देते हैं कंटेनर्स को उतारने के लिए, और गवादर पोर्ट कराची से भी बड़ा है, उनके पास स्पेस भी बहुत है, तो और दूसरी चीज़ फिर यह है कि गवादर जो है वो बहुत करीब पड़ता है ईरान बॉर्डर से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, तकरीबन इन्हें अच्छा खासा जो जहाज है उन्हें फेयर भी बच सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपने पूरी इस दफ़ा जो सूरत हाल है इंटरनेशनली ख़ित्ते की, वो बड़ी जामे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की नाजरीन को। जो इसका इंटरनल इम्पैक्ट है इस वक्त, अगर हम सूरत हाल की बात करें तो इन्फ्लेशन है, बहरहाल उसका मुकाबला किया जा रहा है। ज़ाती तज्ज़िया क्या है कि आने में हालात मज़ीद कशीदा होंगे, हालात कंट्रोल में आ जाएंगे अगर ये जंग जो है वो तूल पकड़ती है। और मैं ज़रा माइक्रो लेवल पे समझना चाह रहा हूँ कि वो जो 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, और जो छोटी फैमिलीज़ हैं, तनख्वाहदार तबका है, वो किस तरह इसका मुकाबला जो है वो कर सकता है। नाज़रीन, इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग महंगाई के ऊपर और ये जो खित्ते की पूरी सूरत हाल है उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान उसके से मुकाबला किस तरह कर रहा है, उस पर तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद भी उसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेदर के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। तो कुछ 3-4 दिनों से, एक हफ्ते से, ईद से लेकर और अब तक मुल्तान के वेदर की अगर हम बात करें तो मुल्तान का वेदर बहुत अच्छा चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुल्तान के बारे में तो मशहूर था कि शायद ये सूरज के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन अल्लाह ताला का कुछ ऐसी ख़ास करम नवाजी हुई भी है कि कुछ ईद से अभी तक का मौसम बहुत अच्छा है। आज की क्या सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। जी शकील, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी, मुल्तान का मौसम आज बहुत ही प्यारा लग रहा है। सुबह का आगाज़ तो सूरज की तपश के साथ हुआ, मतला जुज़ी तौर पर अबर आलूद था, और महकमा मौसमियात ने बताया कि आज मतला जुज़ी अबर आलूद रहेगा और बारिश का इम्कान भी है। शाम में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया था, लेकिन देखते ही देखते मुल्तान में मौसम के तेवर बदलने लगे और मुल्तान में इस वक्त ठंडी तेज़ हवाएँ चल रही हैं। आसमान पर स्याह बादलों का डेरा है, जबकि सूरज जो वाज़िया तौर पर शहरियों को अपनी तपश दे रहा था वो बादलों की ओर छुप चुका हुआ है, और मुल्तान में इस वक्त मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत की बात करें तो आज महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिश का इम्कान बताया गया था, शाम में बारिश हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुल्तान में बादलों को बरसने की ज़्यादा जल्दी है। सुबह के वक्त में ही स्याह बादलों ने आसमान पर डेरा डाल लिया और ऐसा लगता है कि चंद ही लम्हों में बारिश होगी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुल्तान में कुछ ऐसा ही मौसम चल रहा है। हमारी ईद भी बारिश और ठंडी हवाओं में गुजरी थी, और उसके बाद से मौसम 31 मार्च तक बताया गया था कि मुल्तान में मौसम इसी तरह रहेगा, और आज भी मुल्तान में इसी तरह मौसम काफ़ी खुशगवार बना हुआ है। और इसके साथ साथ हवा में नमी जो है वो भी 82% तक पहुँच चुकी हुई है। इससे पहले हवा में नमी काफ़ी कम रिकॉर्ड की जाने लगी थी कि
आज 82% रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मौसम के हवाले से यही पेशन गोई की है कि बादल यूं ही आसमान पर मौजूद रहेंगे और बारिशों का इम्कान भी मौजूद रहेगा। लेकिन शहरियों को यहाँ एहतियात करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं और शहरियों ने सफ़र करना होता है, तो मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपना सफ़र प्लान करें। और चूँकि मौसम गर्मा में हवाएं हमेशा ही तेज़ चलती हैं, उसकी वजह से नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो शहरी मौसम की सूरत हाल को देखते हुए, इस बदलती सूरत हाल को देखते हुए अपना भी ख्याल रखें। दूसरी जानब मुल्तान की फ़ज़ा काफ़ी बेहतर हो चुकी हुई है। इससे पहले मुल्तान में जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बदतरीन सतह तक बढ़ने लगा था, लेकिन जैसे ही मुल्तान में बारिशें शुरू हुई तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहतर हो गया और आज मुल्तान के 63 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और पाकिस्तान के फ़ज़ाई लुदतरीन शहरों में मुल्तान आज किसी भी नंबर पर मौजूद नहीं है। मुल्तान के 63 पॉइंट्स हैं और इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्तान में फ़ज़ा काफ़ी बेहतर हो चुकी हुई है और इस वक्त जो मौसम बना हुआ है काफ़ी बेहतर है और शहरी इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन बताया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वेदर की। नाज़रीन, जिस तरह शकील बता रहे थे कि कुछ 2 हफ्तों से मुल्तान का वेदर जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर वेदर अच्छे होने से का मकसद बताने का ये होता है कि हम लोग जैसे अपने प्रोग्राम से तलकीन भी कर रहे होते हैं कि वेदर तो अच्छा है, एंजॉय आपने करना है, पकोड़े बनाए, समोसे बनाए, चाय पर अगर आप बुलाना चाहते हैं तो ज़ाती तौर पर मुझे भी बुला सकते हैं, हमारी टीम भी आपके पास आ जाएगी। जिसका जब दिल करे आप हमें पकोड़ों के लिए बुला सकते हैं। उसी के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल लाजमी तौर पर रखिएगा कि ये जो बदलता मौसम होता है ना, जब आप गर्मियों से ट्रांजिशन कर रहे होते हैं सर्दियों में या सर्दियों से ट्रांजिशन कर रहे होते हैं गर्मियों में, उसी वक्त हमसे कोई ना कोई गलती होती है, हमसे बदएहतियाती होती है और फिर उसके बाद हमारी तबीयत जो है वो ख़राब रहती है। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बहरहाल एंजॉय लाजमी तौर पर कीजिएगा। शकील भी बड़ी खूबसूरत सी एक जगह पर खड़े हुए थे, पीछे हमें लोगों का रश नज़र आ रहा, तो इससे यकीनन यही अंदाज़ा होता है कि लोग जो है वो भरपूर तरीके से वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। अब ज़रा PSL की तरफ चलते हैं, क्रिकेट की तरफ चलते हैं। हम लोग जो गुफ्तगू करे थे उसी को स्टार्ट करते हैं। जनाब ये बताइएगा इज़हार साहब, PSL तो जैसे आपने कहा कि बड़ा खुशाइंद है इस तरह की सूरत हाल में, जब हमें नज़र आ रहा था कि अब हो सकता है कि सिरे से ये कंपटीशन हो ही ना। अब फैसला किया गया इसका होगा, इनकाद होगा, लेकिन मज़ा किरकिरा हो चुका है, शायकीन नहीं आ रहे। रद्द अमल क्या है शायकीन का? क्या आप देख रहे हैं, एक सेंटिमेंट होता है ना, रिपोर्टर हजरात जो होते हैं उनके पास तो उनकी आवाम की नफ्स पे हाथ होता है, उनको पता होता है कि क्या रद्द अमल चल रहा है। नहीं, लाजमी बात है, आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो क्रिकेट लवर्स हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और हम PSL में ना तकरीबन स्टेडियम फुल पैक होते हैं और ख़ुसूसन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का तो मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाह रहा हूँ कि किसी स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, कराची स्टेट नेशनल स्टेडियम कराची हो, वहाँ अगर पैक नहीं है तो आप मुल्तान वाले ना बल्कि जनूबी पंजाब वाले मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को पैक करिए। बिल्कुल इस टाइम जो स्टेडियम में जो सन्नाटा है ना, दुख तो होता है, लेकिन एक दिल में एक खुशी भी होती है कि क्रिकेट जीत रही है, स्पोर्ट्स जीत रहा है और पाकिस्तान, दुनिया देख रही है कि दुनिया में कोई भी हालात है ना, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो हर हालात का सामना कर सकता है। पाकिस्तानी आवाम, दुनिया में जंगें हो रही हैं लेकिन पाकिस्तानी आवाम क्रिकेट एंजॉय कर रही है। बेशक वो घरों में बैठ के एंजॉय कर रही है, लेकिन वो क्रिकेट एंजॉय कर रही है। यहाँ मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पे ना सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट्स की जीत होनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि स्टेडियम खाली है या फ़लाँ चीज़ है या वो मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ ना क्रिकेट और स्पोर्ट्स की जीत होती जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अभी मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था कि आपको कौन सी टीम जो है वो बैलेंस नज़र आ रही है, आपने कहा कोयटा ग्लैडिएटर्स नज़र आ रही है। अच्छा, वो कौन सी टीम नज़र आ रही है जो ऑन पेपर तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी तक उस तरह की कारकर्दगी उस तरह नहीं नज़र आ रही? हैदराबाद की आपने बात की, जो हम लोगों को जो किंग्स नज़र आए उनकी कारकर्दगी थोड़ी अच्छी नहीं थी। दीगर और कौन सी टीम ऐसी है जो ऑन पेपर तो बहुत अच्छी है लेकिन अभी तक जितने मैचेस हैं उनकी उस तरह की कारकर्दगी नहीं अच्छा, मैं ना थोड़ा बहुत ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को ना मैं थोड़ा सा भी पुअर समझ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अच्छा, उनके जो कोच है वो भी कौमी T20 के भी कोच है, उन पर काफ़ी तनकीद हुई है। और फिर अभी हाल में जो मैच हुए हैं उसमें जो उन्होंने रिजल्ट दिए हैं उस लिहाज से भी ना, हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन रह चुकी है PSL की, उस और शादाब खान और अम्माद वसीम जो है वो मुसलसल इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का हिस्सा है मुसलसल। लेकिन उसके बावजूद मुझे इस सीज़न में ना अभी फ़िलहाल आज तक की डेट के इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी पुअर नज़र आ रही है। तो मैं, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ जितना मैचेस होते जाएंगे
तो इस्लामाबाद, उम्मीद है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छे परफॉर्म करे। अच्छा, वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स भी टीम्स ने ऐड करने होते हैं इमर्जिंग कैटेगरी में। कुछ ऐसे प्लेयर्स को बताइएगा जिन पर शायकीन को भी नज़र रखनी चाहिए और सेलेक्टर्स हजरात भी थोड़ा सा उन पर नज़र रख लेंगे कि उनकी कारकर्दगी किस तरह रहेगी। कोई 2-4 प्लेयर, जैसे मिन्हाज साहब की अभी आपने बात की, समीर मिन्हाज साहब है, उनके ऊपर भी नज़र होगी। इस तरह के और कौन से जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ एक और दूसरा सवाल ऐड कर लीजिएगा कि हमें फास्ट बॉलर्स की एक फैक्ट्री कहा जाता है कि हम लोग बॉलर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इस दफ़ा उस तरह के पेसर्स हमें नज़र नहीं आ रहे। यंग जो बच्चे हैं वो 150 प्लस बॉलिंग नहीं कर रहे, उसकी क्या वजूहत समझते हैं? नहीं, अपना मैं आपको बताऊं, जो फिर भी मैं आपको बताऊं, ये डोमेस्टिक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वह असल चीज़ वही है, ठीक है ना। वहाँ से ना आपको, और फिर क्रिकेट एकेडमी जो है वहाँ पे आप लड़के अपना रिच करें तो तब बात बनती है। पीएसएल को हम इस नज़र से पीएसएल को समझते हैं कि ये टीम सिलेक्शन का मियार है, यहाँ वह अपना लड़का यहाँ से कामयाब हो गया तो वो पूरी दुनिया में कामयाब हो जाता है, ये हमारा मियार है। मैं फिर भी बात करूँगा, ये मियार नहीं है। पीएसएल एक फ्रेंचाइज का ना एक प्रोग्राम है जो फ्रेंचाइज पैसा लगाता है और अपना खिलाड़ी इंटरटेन करते हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन उस मेयार का नहीं है जो होना चाहिए। मेरा तो यही ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत से मजबूत होना तो वो आपको ऐसे खिलाड़ी प्रोड्यूस करेगा कि आपको 2 साल पहले, यानी मेगा इवेंट से पहले, साल पहले आपको एक मुकम्मल पैकेज वाली टीम तैयार होगी। तो आपको डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं, चले पीएसएल से थोड़ा सा हट के नेशनल क्रिकेट टीम के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले जो कारकर्दगी अभी आपने T20 वर्ल्ड कप में देखी, क्यों उस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान की नहीं रही? एक्सपेक्टेशंस भी कम थी इस दफ़ा, शायकीन की एक्सपेक्टेशंस भी पाकिस्तानी टीम से कम थी। ये पहला एक टूर्नामेंट था जिस पे लोग जो कह रहे थे कि यार इन्होंने हारना ही है, और किसी भी बड़ी टीम के साथ हम नहीं जीते, हम छोटी टीम के साथ जीते। इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? अच्छा, पहले उसमें ना सिलेक्शन का मियार देख, आपके सिलेक्शन के मियार पे ही पता लग गया था कि टीम इस लेवल की नहीं है कि वो आपको रेगुलर में जो मेंबर्स है ना, बोर्ड है, उसका मुकाबला कर सके। ये आपको उसी टाइम ही पता लग गया। फिर आपने टीम सेलेक्ट तो कर ली, लेकिन फिर आपके ये देखें कि जो T20 का ओपनर प्लेयर है या वन डाउन प्लेयर है, उसे आप चौथे नंबर का प्लेयर मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। इस पे जो है वो तफसील निज़ार साहब गुफ्तगू करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हमारी नेशनल टीम जो है वो उसकी कारकर्दगी उस तरह अप टू द मार्क नहीं है, और तवक्कुआत भी गिरती जा रही हैं शायकीन का। इसकी वजह से फिर क्रिकेट से लगाव भी कम होता जा रहा है, दीगर स्पोर्ट्स की तरफ शायकीन जो है वो जा रहे हैं। नाज़रीन, में तफसील गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़ा सा इंतज़ामिया के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा ये बात करते हैं कि ये जो कुछ दावे किए जा रहे थे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कि मुल्तान शहर को हम दुनिया के तरक्की याफ्ता शहर जैसा बना देंगे, यहाँ पर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, शहर को हम खूबसूरत बनाएंगे, और हमें कुछ प्रोजेक्ट नज़र भी आए, जैसे मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट था, जो हमारा ब्रांड रोड है उसको थोड़ा खुला किया जाना था, वासा के लिए काफ़ी वाफिर जो है जो रकम है वो दी गई थी कि अब हम नए से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, और हमें नज़र भी आया कुछ बनाए जा रहे थे, सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे थे। अब वो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ तक पहुँचे? क्योंकि हमारा खासा ये भी है ना कि हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि उनका कहाँ तक पहुँचे, वो उनका इख्तिताम हुआ भी सही या नहीं हुआ, और अवामी रद्द-ए-अमल अभी तक के जो कारकर्दगी है इंतज़ामिया की, उसके हवाले से क्या है? राना साहब बताइएगा, जो बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे, मुल्तान एवेन्यू कहाँ तक पहुँचा, ब्रांड रोड का कहाँ तक पहुँचा, वासा संगीन मसला है, पूरे शहर का एक बहुत बड़ा मसला है, गली मोहल्लों में पानी खड़ा होता है, कई कई दिन खड़ा रहता है, बीमारियाँ होती हैं, ताफुन होता है, वो कहाँ तक पहुँचे? उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट को 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे वासा के लिए। जी, ऐसा ही है कि 20 अरब रुपए आए थे, मगर अभी तक वो लगते हुए हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब आपने जब बात की है ब्रांड रोड की, तो MDA की यहाँ पर अहली है। MDA को प्रोजेक्ट दिया गया था कि इस रोड को ज़रा बेहतर बनाया जाए, कुशादा किया जाए, यहाँ पे जो पार्किंग स्टेशन है वो बनाए जाएँ, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता था, मगर वो भी काम अभी भी शुरू तक नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ? हाँ, काम कंप्लीट होना तो बहुत दूर की बात है। फिर आपने देखा होगा पीर खुर्शीद कॉलोनी का रोड के ऊपर वासा की तरफ से लाइन तो बिछाई गई है, एक अच्छा काम है, चले जी, आपने पानी के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया, मगर अभी तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट तरीन रोड जो है
वो ये है। और मेन चीज़ ये होती है कि जब कोई इंपॉर्टेंट रोड होता है तो उस पर काम जो है वो बड़ी स्पीडली किया जाता है, मगर अभी भी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना। अच्छा, दूसरा फिर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हमारे हैं मुल्तान एवेन्यू। मुल्तान एवेन्यू पर आप ये देखें कि पंजाब हाईवे की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए। उसने कहा कि जी हम इसे जून तक कंप्लीट कर लेंगे, फलानी टाइम तक कंप्लीट कर। भाई कंप्लीट तो आप उस वक्त करेंगे ना कि जब आप उस पर काम कर रहे हो। काम है सुस्त रवि का शिकार है। काम किस तरह सुस्त रवि का शिकार है कि जी वहाँ पर अभी तक तो आपके जो खंबे थे, पोल्स जिन्हें बिजली के, वो साइड लाइन नहीं किए। अच्छा, फिर उसके बाद सोने पे सुहागा ये किया कि आपने ड्रेनेज सिस्टम अभी तक उसका तैयार नहीं किया। भाई अगर अब जिस तरह बारिशों का मौसम है, खुदा न खास्ता कोई तेज़ बारिश आ गई, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, आप कहाँ पर उसे लेकर जाएंगे पानी को? फिर वो ज़मीन के अंदर मार करेगा, फिर वो रोड बैठना शुरू हो जाएंगे, रोड के मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक मसले से निकलते नहीं, आप दूसरा मसला पहले से ही तैयार करवाना शुरू कर देते कि यार हमारे पास ज़रा फिर रेवेन्यू आता रहे, हम दिखाकर पैसे खींचते रहें। अच्छा, फिर एक सवाल और आता है कि मुल्तान एवेन्यू के ऊपर आपने खुदाई की, पंजाब हाईवे ने खुदाई करने के बाद सारे का सारा जो मट्टी थी वो बजाय इसके कि आप उसे रोड से हटाकर किसी पिछली साइड पर रखते, क्योंकि देखिए रोड की दो साइड्स होती हैं। अब एक रोड वाली साइड है और एक है उससे दीवार वाली साइड जो कि वाबडा टाउन की तरफ और दूसरी साइड पर जाती है। वहाँ पर ट्रैफिक तो नहीं आती, आप मट्टी उठाकर वहाँ वाली साइड पर डालें ना। आपने रोड पर डाल दी, पहले ही रोड एक तो वो बहुत बिजी है, उसके बाद माशाल्लाह से आपने रही सही कसर वो मट्टी शट्टी डालकर उसे और कंजस्टेड कर दिया। तो मैं अब हैरान हूँ कमिश्नर साहब के पास से ऊपर कि मुल्तान के कमिश्नर साहब काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फ़ोटो सेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कोई चीज़ का लॉन्च हो रही है, कोई छोटी सी गली भी इफ्तिताह हो रही है तो कमिश्नर पहुँच रहा है। और मैं इस चीज़ पर हैरान हूँ कि मैं इसे बाज़ाहिर खुद ये कहूँगा कि ठीक है कमिश्नर साहब काम अच्छा कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, मगर ये जिम्मेदारी नहीं है कि हर एक जगह पर पहुंचकर अपने फोटो सेशन करवाना। भाई आपने आवाम के लिए जो भी काम कर रहे हैं ना, वो आपकी डोमेन नहीं, आपके सर्विसेज में आता है। आप यहाँ पर आए हैं आपकी सर्विसेज में वो चीज़। तो अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक और तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, तबीयत है ठीक है। आप अपना नाम बताएंगे और सवाल करेंगे जी। हाँ, मेरा नाम है सदीक अहमद, जो कि 82 सूरज मियानी VIP कॉलोनी से बोल रहा हूँ। ठीक हो गया सिद्दीक साहब। बात ये है, ये राणा साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ, मुल्तान के जितने भी रोड है खुले करा दिए हैं, ये जाफरिया बाजार में जो है ना ये रोड खुला क्यों नहीं होता? इसमें बताएं तो सही। यहाँ को MDA से पूछे, बात से पूछे कि रोड खुला क्यों नहीं कर देते? स्कूल टाइम, दफ्तर टाइम, ट्राई वगैरह की रोड जाम होती है। इतने बड़े बड़े ठेले, इतने बड़े बड़े फुटपाथ बने हुए हैं, रास्ता भी गुजरने का नहीं होता। इसकी वजह क्या है बताएं तो इस रोड को क्या है कि पता मिल रहा है इनको? MDA वालों को, जवासा वालों को क्या मिल रहा है इनको? कारपोरेशन वालों को। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आपका सवाल जो है वो हमें मिल गया है। जनाब वो पूछ रहे हैं कि मुल्तान के सारे रोड तो खुले करा दिए आपने, और एक उनके घर के पास से जो रोड गुजर है उसको भी खुला करा दें, वो अभी तक उसी तरह तंग है, ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है। सर देखें, रोड खुला करवाना ना, पहली बात तो ये है कि भाई को मैं ये कहूँगा कि वो हमारा काम नहीं है। देखें, हम सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। हम ये काम है आपके MNAs का, आपके MPAs का, आपके चेयरमैन का, आपके जितने लोग हैं वहाँ का। ठीक हो गया। राना सलमान ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप आज हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने, बड़ी सैर हासिल हमने जो है वो गुफ्तगू की। इज़हार अब्बासी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी PSL का सीज़न जो है वो चल रहा है, गाय बगाए हम आपको जो है वो दावत देते रहेंगे और आपका तजिया जो है वो उससे लेते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो इख्तिताम हुआ। ब्रेक के बाद आपसे जो है वो मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक हम अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, इसी के साथ साथ हमने थोड़ा सा इंतज़ामी अमूर पे भी गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है AI के हवाले से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, जनरेटिव AI, ये है क्या? हम लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना, आप लोग डिफरेंट ऐप्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनसे कोई भी आपका सवाल होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप प्रॉम्प्ट देते हैं, वो आपको उसका जवाब दे देता है। लेकिन
जहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे हैं वहीं पर बहुत से नुकसानात भी हैं। तो आज ओवरऑल एआई को समझने की कोशिश करेंगे कि हम उससे फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं और उससे बचना भी किस तरह से है। तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निहायती काबिल एहतराम डॉक्टर आमिर हुसैन साहब, जो कि एआई एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपने मसरूफ़ वक्त से थोड़ा सा वक्त निकाला और लोगों को अब आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से समझाएंगे। पहला बुनियादी सवाल, डिफ़ाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कहते किसको हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चलें, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। जो आज का मौजू है इंतहाई अहमियत का हामिल है और हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में एआई जो है वो फैल रही है और बहुत दुनिया में हमारी ज़िंदगी के तमाम शोबों में एआई जो है अपना एक रोल प्ले कर रही है। तो एआई बेसिक समझने के लिए, इसका अगर आसान तरीके से हम समझें तो बेसिकली ये एक मसनूई जहन के तौर पे है। जिस तरह से हम इंसान जिस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, सेम इसी तरह से हम अपनी मशीन्स हमारी कंप्यूटर्स जो हैं हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। वो हमारी एक इंसान की तरह सोचने की, समझने की और फिर फैसला साजी की जो है उसके अंदर एबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। सही। तो एआई जो है इसलिए आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है क्योंकि इसके जो फ़ैसले होते हैं उनमें एक्यूरेसीज़ जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक समझने वाली बात है, वो ये है कि उसको जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, ट्रेन अच्छे तरीके से ट्रेन अच्छे से। क्योंकि हम जब सिस्टम को ट्रेन करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जितनी एक्यूरेट, जितनी रिलायबल होगी तो उसकी बेस पे हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होंगे वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, फैसला साजी कर सकेंगे। अच्छा जनाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि ये इंटेलिजेंस है जिससे आप कोई भी चीज़ सवाल करेंगे तो वो आपको जवाब देता है। अच्छा, क्या ये सिर्फ चैटबॉट्स ही हैं जिनसे हम सवाल करेंगे तो आपको जवाब देंगे, या हर फील्ड में हमें नज़र आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कब से इस्तेमाल हो रहा है? ये तो चैट जीपीटी और जेमिनी और डीप सीक तो ये हमें आज नज़र आ रहे हैं, इस्तेमाल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छे से हो रहा है। जी, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ये नया फिनोमेना नहीं है। बेसिकली ये 1970s से इसका फिनोमेना स्टार्ट हो चुका था, जब हमारे नेटवर्क्स जो है वो डिज़ाइन हुए थे। जब दुनिया में पहले बार कंप्यूटर नेटवर्क्स को ऑपरेट करने के लिए या नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन हुए थे, तो उसी टाइम से ही इसका भी फिनोमेना लॉन्च हो गया था दुनिया में। हाँ, ये है कि आज हम इससे ज़्यादा वेल अवेयर इसलिए हैं कि जो आज की टेक्नोलॉजीज़ जिसमें हार्डवेयर का बहुत रोल है, कि आज हमारे पास जो मोबाइल्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं और जो हमारे पास इंटरनेट हैं वो हाई स्पीड हैं, वो डाटा बल्क ऑफ डाटा जो है वो कैरी कर सकते हैं और इसी तरह से हमारे पास जो बल्क ऑफ डाटा होता है वो उसको प्रोसेस कर सकते हैं हमारी मशीन्स। जब से हमारी मशीन स्ट्रॉन्ग हुई हैं तब से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दुनिया में इसका जो है लोगों को एक टेक्नोलॉजी के तौर पे, जो एक नई एक ईरा के तौर पे आपके सामने आई है। तो एआई जो है वो नई चीज़ नहीं है, एआई काफ़ी 1970 से है, लेकिन आज के दौर में जो है इसका रोल, इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है जब से ये हमारी टेक्नोलॉजी से एडवांस हुई है, जब से हमारा हार्डवेयर एडवांस हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, किस फील्ड में आपको एआई नज़र आ रहा है या ये हर जगह पर आपको नज़र आता है? अच्छा, डोमेन्स की अगर बात करें तो दुनिया में हमारी ज़िंदगी के रिलेटेड जितनी भी डोमेन्स है एआई उन सब में ही जो है अपना रोल प्ले कर रही है। नॉट ओनली चैटबॉट्स, हम नॉर्मल लोग इसे चैटबॉट ही समझते हैं बिल्कुल कि जीपीटी को या चैटबॉट्स को एआई समझते हैं। एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं है, एआई मेडिकल्स में भी अपना रोल प्ले कर रही है। एआई की बाकायदा एआई वाटसन के नाम से एक ऐप है जो कि हमें मेडिकल्स रिलेटेड जो डायग्नोसिस हैं उसमें इसमें हेल्प आउट कर रही है। इसके अलावा एआई से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे पास सिरी है, हमारे पास जेमिनी है, बहुत सारे हैं। कुछ हमारे पास स्पेशलाइज्ड एआई जो है टूल्स हैं जो कि हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हम मशीन लर्निंग की बात सुनते हैं। मशीन क्या होती हैं? हमारे डाटा जो हम उनको डाटा देते हैं उससे सीखती हैं, लर्न करती हैं। हम इसको समझने के लिए इस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो उसको किसी चीज़ का नहीं पता होता, ना उसमें बोलने की सलाहियत होती है, ना उसमें समझने की सलाहियत होती है, ना ही कोई फ़ैसला साजी की सलाहियत होती है। तो हम उनको ट्रेन करते हैं डिफरेंट टाइप से। बच्चे को हम खुद से लैंग्वेज जो हम उससे कम्युनिकेशन कर रहे होते, कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो उससे सीख रहा होता है। कुछ उसकी अपनी प्रैक्टिस से अपनी सीख रहा होता है और फिर उसी की बेस पे वो जैसे जैसे ग्रो करता है तो अपने एनवायरनमेंट से भी सीखता है। डिफरेंट जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस से भी सीख रहा होता है। सेम इसी सिनेरियो में हमारी मशीन जो है वो ट्रेंड होती हैं जो कि फिर आगे उसी तरह से परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि हम किसी बच्चे को अगर हम क्रिकेट की तरफ या उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी नॉलेज, उसका इंटरेस्ट जो है उसी तरफ होगा।
तो इसी तरह मशीन जो हैं वो हमें हेल्प आउट कर रही हैं और कर सकती हैं। पाकिस्तान में भी ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा स्पेस है और AI के थ्रू हम अपने पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज़ में जो है उनको इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर में ये AI बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है दुनिया में, इसको अडॉप्ट किए हुए। हम भी इसको अडॉप्ट करके अपनी AI में अपनी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। मतलब हम पर एकड़ जो है यील्ड जो है इसको इन्हेंस कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे हमारे सडन जो एक क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उससे हमें जो एक नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, लोगों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं, लोगों का जो है एसिड्स जो है वो ज़ाया होते हैं। तो हम क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर इन सब को जो है हम AI के थ्रू जो है हम इसको इसमें बेहतरी ला सकते हैं। जी, वो सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव साइड ऑफ द AI हैं, जो हमें नज़र भी आ रहा है। हमारे डे टू डे कोई मसला होता है तो हम उससे बात करते हैं। अगर ज़ाती तौर पर हम स्टूडेंट्स की बात कर लें या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको कोई मसला होता है तो वो प्रॉम्प्ट देते हैं, उसका कोई ना कोई उन्हें हेल्प मिल जाता है चैट बॉट्स के थ्रू। और डिफरेंट फील्ड्स का जैसे आप कह रहे हैं तो हर डोमेन में AI जो है वो काम कर रहा है। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव साइड ऑफ द AI भी हैं जिसमें सर फहरिस्त हमें अभी आज का जो नज़र आ रहा है जिससे हर कोई जूझ रहा है वो डीप फेक्स हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी सही नहीं है। हुकूमत ने इसके ऊपर कानून साजी भी कर दी है जिसके खिलाफ जो है वो एप्रीहेंड भी किया जाएगा जो इस तरह के डीप फेक्स बनाता है। तो एक तो ज़रा ये बताइएगा कि इन सारी चीज़ों से फिर किस तरह बचना है? देखिए ये एक स्टिल ये पूरी दुनिया में एक चैलेंज है कि डीप फेक चीज़ों से कैसे बचा जाए। हाँ, उसके लिए इस पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है वो काम कर रही हैं। गूगल ने भी अभी बहुत सारे इस तरह की एप्लीकेशन लॉन्च की हुई हैं जिसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आइदर के ये जो कंटेंट है ये AI जनरेटेड है या ओरिजिनल है। तो ये स्टिल चैलेंज तो है दुनिया के लिए। और लेकिन ये कि डे बाय डे अभी इसमें इन्हेंसमेंट आ रही है, इस पर वर्किंग हो रही है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज से अगर हम 5 साल पहले चले जाएँ तो जो जैसे GPT से रिलेटेड जो डाटा जनरेटेड होता था तो हमें उसको डिटेक्ट करने के कोई टूल्स इसमें इफेक्टिव टूल्स नहीं थे। लेकिन अब जो है टूल्स मार्केट में हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कंटेंट्स को जो है एनालिसिस कर सकते हैं। ये कंटेंट एनालिसिस ये हमारे जो स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे जो अपने थीसिस लिखवा लेते थे चैट GPT से वो डिटेक्ट हो जाता है आराम से। GPT-6 है जो डिटेक्ट भी करके दे देता है आपको कि डिफरेंट टूल्स हैं। ह्यूमनाइज के जो लोग ह्यूमनाइज करते हैं तो उसके डिटेक्शन के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट्स में। तो कुछ पेड होते हैं, कुछ जो है फ्री हैं, तो किए जाते हैं। बट स्टिल क्योंकि ये एक चैलेंज है तो मतलब कहा ये जा सकता है कि अगर AI एक तरफ हमारे लिए बेनिफिशियल है तो अगर हमें उससे कोई ख़तरा है तो वो उसकी हेल्प भी हम AI से ही ले सकते हैं कि यार उसको डिटेक्ट किया जा सके कि यार ये है या नहीं है, AI से बना हुआ है, डीप फेक है या नहीं है। अच्छा, अभी आप डायग्नोसिस की बात कर रहे थे, AI वॉटसन की आपने बात की जो कि हेल्प करता है आपको किसी भी डायग्नोसिस में, मेडिकल फील्ड में। इसका नुकसान भी तो है कि लोग आजकल कोई मसला होता है वो GPT को बताते हैं, चैट GPT को या जेमिनी को कि यार मुझे ये मसला है, मेरी ये फ़लाँ रिपोर्ट्स हैं, इसको ज़रा एनालाइज करके मुझे बता दें। और फिर डॉक्टर को जाके मशवरे दे रहे होते हैं कि सर ये मेरे साथ ये मसला है तो मुझे ज़रा ये दवाई दे दें, GPT ने कहा है। चलिए इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा चैट GPT जो है ये किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि ये एल्गोरिदम होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बेस पे ये ट्रेंड होते हैं। इसका काम बेसिकली ये है कि दुनिया में जो लाइव डाटा अवेलेबल है वहाँ से वो कंटेंट लाना जो मुझे चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की कि जो कंटेंट साइबर वर्ल्ड में या इंटरनेट पे अवेलेबल है आइदर वो कितना रिलायबल है, ये इसके ऊपर बहुत मेजर जो चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि चैट GPT ने अपने एल्गोरिदम की बेस पे डाटा हमें जो है खर्च करना होता है, फिर उसको इंटरप्रेट करके देना है जिस तरह से हमने उनको प्रॉम्प्ट दिया होता है कि हम उससे क्या चाह रहे हैं। तो स्टिल हम अपने स्टूडेंट्स जो हम पढ़ा रहे होते हैं तो उनको कहते हैं कि आपने आंखें बंद करके एक कंटेंट के ऊपर कभी रिलाई नहीं करना। हाँ, ये हमें बहुत हद तक हेल्प कर रहा है, हमें सीखने के लिए या हमारे पास नॉलेज गेन करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमें इसके साथ साथ बुक को भी जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। जो जिस टॉपिक्स पे या जिस सब्जेक्ट्स पे हम पढ़ रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जो है हमें उन बुक्स को लाजमी एक्सप्लोर करना चाहिए। AI हमें जो है शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम जो एक नॉलेज डाटा हमें कोई टास्क दिए गए, कोई असाइनमेंट हम स्टूडेंट को देते हैं, अगर वो उसको खुद से एक्सप्लोर करेगा डेफिनेटली इट्स टेक टाइम। चैट GPT हमें ये है कि वो एक टाइम फ्रेम जो है उसको रिड्यूस कर देता है कि वो एक आपको इन सेकंड मिनट्स जो अगर हमने उसको राइट प्रॉम्प्ट दी है और उसका कंटेंट अगर उसने उसको सही से मिल गया है तो वो आपको
एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अच्छा जनाब, इसमें एआई के थ्रू साइबर क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, डीप फेक का एक हमने जिक्र किया, और भी बहुत से जो हैं वो क्राइम्स हैं जो एआई के थ्रू किए जा रहे हैं। अच्छा, उनसे किस तरह बचा जा सकता है? एक आम सारिफ जो घर में बैठा हुआ है, मैं हूँ, अगर मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मैं किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? ये भी एक बहुत अच्छा आज का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारे जो यंग जनरेशन है वो इसमें नॉर्मली जो है ट्रैप हो जाती हैं। डिफरेंट टाइप के स्कैम्स हम देखते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू और कॉल्स के थ्रू ये होते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे लोगों को जो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जो हम इंटरनेट कंटेंट या जो सोशल मीडिया को हम एक्सेस कर रहे हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर जो है सेमिनार होने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि जहाँ हमें सोशल मीडिया, ठीक है, हम डेली बेसिस पे अपनी डेली एक्टिविटीज़ को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें इसकी यूज़ेबिलिटी का प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि हमने कौन सा कंटेंट जो है वो लाइव अपलोड करना है, कौन सा नहीं करना, और किन सिनेरियोज़ में जो है हमें केयरफुल रहना, स्पेशली जब हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके जो सिक्योरिटीज़ मेजर्स होते हैं उनको लाजमी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो है वो बात किया कि किस तरह का कंटेंट अभी शेयर करना है, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि एआई जो है वो सीखता ही अवेलेबल डाटा से है। तो जब आप एआई से बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो वो थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, अपने मसाइल सारे उसको बता दिए कि मुझे ये मसला है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यूँ करना चाहता हूँ। तो इस तरह की बातें करनी चाहिए एआई से या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर अब आपकी एक प्रोफाइल भी तो बना रहा होता है। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बिल्कुल हमें सोच समझ के, ये बेसिकली द मशीन, ये ह्यूमन ट्रेन मशीन्स हैं। ये हम कह सकते हैं कि इंसानों की तरह ये मुतबादिल नहीं है, लेकिन ये इंसानों को मुतबादिल नहीं हो सकते। उसको समझने की, मैंने जैसे बताया कि जब हम इनको ट्रेन करा रहे होते हैं, वो डिपेंड करता है उस इन्फॉर्मेशन, उस डाटा के ऊपर, जिस डाटा पे हमने इसको ट्रेन कराया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो ही और शी डजंट नो एनीथिंग, हम उसको ट्रेन करते हैं। इट्स अ ब्लैंक पेपर एंड व्हाटएवर यू राइट ऑन इट इट विल लर्न। डेफिनेटली। और जो एआई है बेसिकली जो ट्रेन या इसकी इफेक्टिवनेस है वो डाटा के ऊपर है। डाटा जितना एक्यूरेट होगा, आपको उसका रिस्पांस, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट मिलेंगे। जहाँ तक बात आई कि कंटेंट की, जहाँ हम आप बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे लोग अपनी डेली बेसिस पे जो है देख रहे होते हैं, हाँ, जहाँ हमें ये हेल्प आउट भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे से हमारा डाटा भी ले रहा है। हाँ। और हमारे सोचने समझने की, हर इंसान का अपना तरीका होता है समझने का, सोचने का, क्योंकि उसको डिपेंड करता है उसके नॉलेज के ऊपर और उसकी सोसाइटीज़ के ऊपर और जिस तरह के उसने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं। तो एवरीबॉडी एक्सपीरियंस इज़ वेरी, मतलब मैं किसी टॉपिक पे अगर मैं लर्निंग करूँ तो आपके और मेरे उस पर ख्याल डिफरेंट होंगे, इवन दो हमने एक उसके बारे में सेम प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो जीपीटी जो है या ये जितने भी ह्यूमन जनरेटेड एआई जो हैं, चैटबॉट्स हैं, ये सब हमारे डाटा से सीखते हैं और हमारे ही डाटा को फर्दर ये इसको अपलोड भी कर रहे होते हैं फ्यूचर में। बेहतरीन तरीका क्या है कि जब आप किसी से उससे बात कर रहे हो या आपने कोई टॉपिक बनाया हो तो उसको साथ साथ डिलीट करते जाएं ताकि उनके सर्वर पर सेव ही ना हो? अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये इट्स नॉट पॉसिबल। हम समझते हैं कि जो डाटा या कोई प्रॉम्प्ट या कोई भी मैसेज जो साइबर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी हम एक बार टाइप करके सेंड करते हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर हम उसको डिलीट कर रहे हैं तो वो मेरी डिवाइस से डिलीट होता है। सही। वो सर्वर से कभी डिलीट नहीं होता। मतलब जिन्होंने ये एप्लीकेशन बना, उनके सर्वर पे ये डाटा अवेलेबल रहेगा फॉर एवर, अनटिल अनलेस कि वो उनको खुद से उनका अपना मैकेनिज्म, जो भी पॉलिसीज होंगी डाटा कैरी करने की, कि वो कितना डाटा जो है अपने पास रखते हैं और कितना डाटा वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये जितने गूगल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं, इन्होंने अपने सर्वर बनाए हुए हैं, टेराबाइट्स के सर्वर हैं, जो कि बिलियंस ऑफ जो डाटा है वो कैरी कर सकते हैं। और क्योंकि जो हमारी एआई है बेसिकली बेस ही डाटा पे करती है। जैसे जैसे ये इसका डाटा इन्हेंस होता है, आप अगर देखेंगे, अगर हम आज से कुछ साल पहले एआई की तरफ जाएं तो अब की एआई जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो जितनी स्ट्रॉन्ग है ये पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी। ठीक है जनाब, इस पर जो है वो मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ीद भी उसी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कौन ज़्यादा कर रहा है? हम लोग हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारी जो जनरेशन अल्फ़ा है या जनरेशन जी हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। अब इसका इम्पैक्ट इन बच्चों पर क्या होता है और ये बच्चे हैं किस तरह के? जनरेशन जी के बारे में कहा जाता है या जनरेशन अल्फ़ा के बारे में ये कहा जाता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, ये पिछली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन सुस्त हैं,
ये अपना काम नहीं करना चाहते, चिड़चिड़े हैं, इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो क्या किस तरह के बच्चे हैं और फिर इन बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है, इस हवाले से तफसीलन जो है वो हम गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नहायती काबिल एहतराम ख्वाजा सुहेल तुफ़ैल साहब, जो कि बड़े मारूफ लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर ये जनरेशनल अल्फ़ा, जनरेशन जी, ये बच्चे वाकई ज़हीन हैं या आपको लगता है कि नहीं, ये ऐसी मिथ्स बनी हुई हैं, ये कोई ज़हीन नहीं है, पिछले जनरेशन में जिस तरह बच्चे होते थे ये भी वैसे ही बच्चे हैं? वाकई ये बच्चे जो है वो पिछली जनरेशन से ज़हीन हैं, लेकिन इनके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है और ये जिस तरह से वर्किंग करते हैं वो मुख्तलिफ है। इसलिए जो पहले की जनरेशन है उनको वालिदैन को, ग्रैंड पेरेंट्स को समझने में मुश्किल पेश आती है कि ये बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। क्योंकि जो जनरेशन अल्फ़ा है वो तो 21वीं सदी में पैदा हुई है और वो टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टीवीज़ और जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पैदा हुई है, तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से एक्ट करती है और मुख्तलिफ़ तरीके से सोचती है और उसके काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद ये बच्चे जो है वो इतने ज़हीन नहीं हैं या हमारी बात नहीं समझ रहे। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे ज़हीन हैं, इनको दुनिया का ज़्यादा बेहतर अंदाज़े से ज़्यादा बेहतर पता है, वो इन्फॉर्मेशन इनको बहुत जल्दी मिल जाती है जो हमें कई देर बाद जाके मिली थी। अच्छा ये बताइए कि ये किस वजह से है? ये टेक्नोलॉजी की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से? एक तरफ जहाँ पर हम ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हम लोग इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू भी कर रहे थे, वहीं पर इस तरह की रिपोर्ट्स भी तो हैं कि ये कॉग्निटिव एबिलिटी को डिस्टर्ब करती है, ये सोचने समझने की सलाहियत को डिस्टर्ब करती है। तो जनरेशन अल्फ़ा के ऊपर तो इसका इस तरह का इम्पैक्ट नहीं बन रहा, क्योंकि जैसे भी आपने जिक्र किया स्मार्ट मोबाइल्स हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं, प्ले स्टेशंस हैं, ये तो पूरा दिन टेक्नोलॉजी में घिरे हुए हैं, तो इन्होंने जो खुद चीज़ सोचनी थी वो एआई इनको सोच के दे देता है। देखिए, अगर आप फुली रिलाई करेंगे एआई पे और ख़ुद सोचना छोड़ देंगे तो फिर तो आपकी लिमिटेशन हो जाएगी, आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं होगी। आपको एआई को थिंकिंग पार्टनर बनाना है, उससे हेल्प लेनी है, उस पर 100% रिलाई नहीं करना, क्योंकि एआई के अपनी लिमिटेशंस हैं कि वो एक चीज़ से बियॉन्ड नहीं सोच सकती। जो उसको सिखाया गया है उसने उसी पे सोचना है। जब तक कि आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे प्रॉपरली और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एआई से आप बेहतर काम नहीं ले सकते। अब जनरेशन अल्फ़ा अगर ज़्यादातर उस पर रिलाई इस तरह से करते हैं कि तमाम कंट्रोल उसको दे देते हैं, तो वो तो आपसे एग्री कर रहा होता है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है या कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो बिल्कुल कहता है ठीक है। तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, बच्चों ने खुदकुशियाँ भी की हैं और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इक़दामात किए हैं। तो एआई एक टूल है, तो जैसे एक छुरी जो है वो टूल है, उससे आप सब्ज़ी भी काट सकते हैं, किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना हमें सिखाना पड़ेगा अपनी जनरेशन अल्फ़ा को और जनरेशन जी को। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि फिर इन बच्चों की अब तरबियत हम किस तरह कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप जिसको हम कहते हैं कि वो है पड़ा पेरेंट्स में और आजकल के बच्चों में। पेरेंट्स के दौर में मोबाइल नया आ रहा था, अगर हम नए पेरेंट्स की बात भी करें तो ये घिरे हुए हैं टेक्नोलॉजी में, तो समझ ही नहीं सक रहे पेरेंट्स। तो ये कोई डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं चुप करके बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना, ऐसे यूँ नहीं करना। और टेक्नोलॉजी की जो इंटरवेंशन है वो कहाँ पर, किस एज में होनी चाहिए और उससे पहले तक बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए? देखिए, तरबियत का अंदाज़ बिल्कुल इनके लिए मुख्तलिफ है, क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन जो है बड़ा शॉर्ट है और इनके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है, यानी सब्र नहीं है। ये चाहते हैं कि फ़ौरन नतीजा मिले, जो कुछ हम कहें वो हो जाए, जबकि अमली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। फिर पेरेंट्स अगर जो है वो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग रोल के अंदर जाएंगे तो ये बच्चे हर चीज़ में क्यों का सवाल करते हैं कि ये क्यों है, ये मैं क्यों करूं। और इनके साथ तो आपको एक कोच का रोल अदा करना पड़ेगा, एक दोस्त का रोल अदा करना पड़ेगा। खुद पेरेंट्स को कुछ टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। आज के बच्चे को जब आप कहते हैं कि भाई कौन सा गेम खेलते हो, तो वो जो गेम्स के नाम बताता है वो कंप्यूटर गेम्स होते हैं। बिल्कुल। वो उसको कहो भी क्रिकेट खेलते हो, नहीं मैं तो क्रिकेट नहीं खेलता, मैं हॉकी नहीं खेलता। मतलब फिजिकल गेम को गेम ही नहीं समझता। बिल्कुल। वो गेम समझता है जो कंप्यूटर पे खेला जा रहा है, वो गेम है। जो स्मार्टफोन पे खेला जा रहा है, जो गेम कंसोल्स पे खेला जा रहा है, उसको गेम समझता है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि फिजिकल एक्टिविटी और उनकी जो
ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, बैलेंस करना पड़ेगा या सिरे से ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एक सर्टेन एज तक उसको देनी ही नहीं है, उसको स्क्रीन देनी ही नहीं है? आपका अपना मशवरा इस बारे में क्या है? मेरा मशवरा ये है, क्योंकि ये एक जदीद ट्रेंड है, अगर हम उनको बिल्कुल ऑफलाइन ले जाएंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो भी बेहतर नहीं है। और अगर हम उनको एक डिजिटल नैनी दे देंगे कि बच्चा 1 साल का है और आपने उसको पकड़ के स्मार्टफोन दे दिया है और वो लगा हुआ है, जो है बहुत सारी देर उस पर लग रहा है, तो वो भी बेहतर नहीं है। वो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट और उनकी जहनी और जज्बाती उस पर जो है वो डेवलपमेंट पे बहुत असर डालता है। ठीक। तो हमें उसको एक रिस्ट्रिक्टेड यूजेज उसका स्टार्ट करना चाहिए और अर्ली एज से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम भी 2 साल के बाद आप उसको इन डिवाइसेस का एक्सपोजर दें और लिमिटेड एक्सपोजर दें और पेरेंटल गाइडेंस के साथ हो। ये नहीं है कि वो कंटेंट आ रहा है, क्योंकि वो उंगली हिलाते रहते हैं और कंटेंट चेंज होता रहता है, और वो ऐसा कंटेंट भी होता है जो उनकी जज्बाती और जहनी साख्त पे बहुत असर डालता है। अच्छा ख्वाजा साहब, जैसे अभी आपने इस तरह के कंटेंट की बात कर ली है, तो ज़रा ढके छुपे अल्फाज में बात कर लेते हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन इन बच्चों में है नहीं। ये बच्चे जो हैं वो बहुत जल्द वो चीज़ पाना चाहते हैं जो उनको बड़ी देर बाद मिली थी। तो ये उनके अंदर किस तरह इंस्टिल किया जा सकता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन उनके अंदर किस तरह डाली जा सकती है? क्योंकि लाइफ में तो इवेंचुअली मुश्किलात आनी है। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़, उसके अंदर मुश्किलात आएंगी जिसका आपने मुकाबला करना है। और बच्चों अगर बचपन से ही आप ट्रेन होके आएंगे तब आप उन चैलेंजेस का जो है वो सामना कर सकते हैं। उसमें सबसे अहम है कि हम वालिदैन जो है बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस की तरबियत दें कि अपने जज्बात को कैसे पहचानना है और उन जज्बात को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि जब तक ये नहीं सीखेंगे वो, तब तक वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं सीख सकते। मतलब आपको एक गुस्सा आया और आपने गुस्से का इजहार कर दिया, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप उसका इंतज़ार नहीं कर रहे, और आपको कोई फीलिंग हो रही है कि किसी दोस्त से, किसी उससे आप फील कर रहे हैं कि जी इसको लाइक्स ज़्यादा मिल गए हैं या इसका कंटेंट बेहतर जा रहा है, तो आज के बच्चों के लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप फील करते हैं कि मैं लेफ्ट आउट हूँ, तो वो फोमो हो रहा होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी हाँ, तो वो बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी आपको किसी चीज़ में बूस्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो आपको सब्र करने की ज़रूरत है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस से और क्रिटिकल थिंकिंग उनको सिखानी पड़ेगी। ये वो स्किल्स हैं जो एआई के दौर में आगे इंसानों के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। बिल्कुल, ह्यूमन जो चीज़ें ह्यूमन इमोशंस हैं वो बहुत आपके काम आएंगी। अच्छा, अब जनाब ये बताइएगा कि अब एडिक्शन भी हो जाती है बच्चों को, डोपामिन बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीज़ कर रहा होता है जब बच्चे स्क्रीन देख रहे होते हैं, फिर उनको वही चीज़ बार बार चाहिए होती है और उससे ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता जाता है, फिर और दीगर चीज़ों में वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इससे फिर किस तरह बचा जा सकता है? और क्या फ़िक्स टाइम हो, जो अक्सर औक़ात आप अपने प्रोग्राम में हमारे साथ जब भी आते हैं तो डिटेल में इसके ऊपर बताते हैं कि एक फ़िक्स टाइम हो जिसमें आपने उसी टाइम में मोबाइल देना है, उसके अलावा नहीं देना। मोबाइल है या कोई भी स्क्रीन है, बिल्कुल उसमें सख्ती की बजाय हिकमत से काम लेके, क्योंकि अगर सख्ती करेंगे तो आज का बच्चा जो है वो रिबेल करता है कि नहीं जो है मुझे भी मोबाइल चाहिए। बहुत छोटी एज में ही बच्चा कहता है कि मुझे स्मार्टफोन दे दें और मुझे अनलिमिटेड टाइम दे दें। उसको बैलेंस कराना है, उसको डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा कि आपने ये टाइम स्टडीज़ को देना है, ये टाइम फिज़िकल एक्टिविटी को देना है, ये टाइम सोशल मीडिया को या स्क्रीन के यूजेज को देना है। और उन रूल्स को आप हिकमत से, प्यार से उसको कायल करके जो है इम्प्लीमेंट करें तो बच्चा सीखता है, बिल्कुल सीखता है। लेकिन ये इसका एहसास पेरेंट्स को होना चाहिए कि ये इम्प्लीमेंट किए बगैर, डिसिप्लिन किए बगैर बच्चे जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती बच्चे की। ठीक हो गया। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सीखे बगैर बच्चे की डेवलपमेंट हो नहीं सकती, अब पेरेंट्स ने तो अपना रोल प्ले कर दिया, उन्होंने ये सारी स्क्रीन उसको नहीं दी या एक सर्टेन अमाउंट के लिए दी, वो सिखा भी रहे हैं बच्चे को, लेकिन बहरहाल बच्चा माशरे में निकल रहा है, उसने स्कूल भी जाना है, उसने कॉलेज भी जाना है। स्कूल में वो दीगर बच्चों के पास स्मार्टफोन उस तरह देख रहा है जिनके पेरेंट्स हो सकता है कि उस तरह ज़िम्मेदार ना हो और उन्होंने बच्चे को ज़रा खुश करने के लिए मोबाइल दे दिया हो, तो वो आके अब घर में ज़िद करेगा कि मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है। या जिस फोमो की आप बात कर रहे थे कि उसके तो इतने लाइक्स आते हैं, उसके तो इतने दोस्त हैं, तो वो फिर एक जहनी परेशानी का भी शिकार होगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा। और रिपोर्ट्स भी हैं कि ये वाली जनरेशन तो इन सारी जहनी अमराज में ज़्यादा मुब्तला है। जी बिल्कुल, जहनी अमराज का बहुत बड़ा मसला भी है। वो इस वजह से कि हमने उनकी इमोशनल तरबियत उस तरह से नहीं कर रहे।
उनको हमें सिखाना पड़ेगा कि यहाँ एक साइज सब जगह फिट नहीं होता, हाँ। सबके लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, सब एक जैसा नहीं होता। आपको बाज़ औक़ात सक्सेस मिलती है, बाज़ औक़ात नहीं मिलती। कुछ लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ लोगों के पास लिमिटेड होती हैं। तो जब तक उनको लाइफ के प्रिंसिपल्स और लाइफ की वर्किंग और उनकी इमोशनल डेवलपमेंट हम नहीं सिखाएंगे, पेरेंट का और टीचर्स का ही मेन रोल है कि वो बच्चों को सिखाएं कि ये कोई इवन फील्ड नहीं है ज़िंदगी जो है, इसमें मुख्तलिफ़ तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। तो हो सकता है कि उनके क्लास फेलोज़ में कुछ के पास स्मार्टफोन हो और पेरेंट्स ना इतने नॉलेजेबल हों और वो 8-8 घंटे 6-6 घंटे इस्तेमाल कर रहे हों, तो उनको हमें कायल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक उनको कायल ना किया जाए तो वो चीज़ को बाय इन नहीं करते। अच्छा अब जनाब, आप क्योंकि एक लाइफ कोच हैं, आप पेरेंट्स को सिखा भी रहे होते हैं, इसमें प्री मैरिज काउंसलिंग की आप हमेशा बात करते होते हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, वो कितना ज़रूरी है? और अगर कोई आपके पास आता है, यार मेरा बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है या मेरे घर में इतने साल के बच्चे हैं, तो मुझे उसकी किस तरह तरबियत करनी चाहिए, तो अगर क्या आप उनको कोई पॉइंटर्स भी देते हैं कि इस तरह आपने करना है, या कोई जनरल गाइडलाइन भी देते हैं, तो आप उसको किस तरह गाइड करते हैं ज़ाती? देखिए, प्री मैरिज काउंसलिंग एक ऐसा एरिया है कि पाकिस्तान में उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती और इसका कोई रुझान भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हमारा सेटअप रहा है कि वो पेरेंट्स जो है वो डिसाइड करते थे बच्चों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ही हो गया। जो लिबरल थे वो बच्चों से पूछ लेते थे, लेकिन अब जो है क्योंकि पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, बच्चे अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं और जब वो इस टाइप के रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसमें वो सोचते नहीं हैं, एनालाइज नहीं करते, जज्बात गालिब होते हैं। तो उसमें कंपैटिबिलिटी देखना स्पाउसेस की या टू बी स्पाउसेस की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको पता हो कि जिस शख्स से मैं जो है एक रिलेशनशिप में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसकी शख्सियत कैसी है और मेरी शख्सियत कैसी है और मेरी वैल्यूज़ क्या हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और ये बच्चों को ज़रूर, पेरेंट अगर किसी प्रोफेशनल जो है वो काउंसलर के पास नहीं जा रहे हैं, तो पेरेंट्स उनको गाइड करें कि डिसाइड करने में हेल्प करें। अच्छा सर, मज़ीद भी इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़र हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बच्चों की तरबियत के हवाले से बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर इस दौर में, ये जो हमारा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ दौर है जिसमें बच्चे जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। 21वीं सदी के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में घिरे हुए हैं, जबकि पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स हैं जिनके दौर में टेक्नोलॉजी का आगाज़ हो रहा था। तो उन्होंने अब बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है उस पर तफसीलन हम गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद भी उसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर आमिर की तरफ ज़रा आना चाहूँगा और हम लोग बात कर रहे थे AI के हवाले से। जनाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने ज़रा समझा दिया कि ये है क्या, इसके प्रोस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। अब जैसे मैंने जो ख्वाजा साहब से एक सवाल किया था कि ये तो आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब बहुत से जो जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जब आप इंटरनेशनली किसी जगह पर अप्लाई कर रहे हो, तो उन्होंने बड़ा सख्ती से लिखा होता है कि आपने AI का इस्तेमाल नहीं करना, हम आपको सुनना चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ज़रा ये बताइएगा कि फिर इस दौर में हमने अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी का किस तरह ख्याल रखना। जी, थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर सुहेल साहब इस पे जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल 100% राइट है। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ बच्चों की डिपेंडेंसी है AI के ऊपर, तो हमें बच्चों को जो है एजुकेट करना होगा कि AI जो है आपके लिए ईज़ क्रिएट कर सकती है या आपकी जो फैसला साजी है उसमें आपको हेल्प आउट कर सकती है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चे अपनी जॉब्स हंट करना चाहते हैं, बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको जो खुद को प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए जो उनकी जो नीड होती है तो वो उसको कैसे जो है फुलफ़िल कर सकते हैं, जहाँ उसको वो चीज़ें खुद से डिसाइड करने में शायद टाइम लगे या काउंसलिंग में या डिफरेंट टीचर से वो जो पूछने में उसको टाइम लगेगा, तो AI उसको जो है हेल्प आउट कर सकती है कि दुनिया में किस यूनिवर्सिटी कहाँ की उनकी क्या नीड्स होती हैं। या मिसाल के तौर पे हमारे अक्सर बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी नीड्स रिक्वायरमेंट्स को वो नहीं जानते होते। तो अगर वो बच्चे खुद उसके बारे में खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो उनको टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो AI जो है, जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी प्रॉम्प्टिंग की, कि अगर हम उसको सही से प्रॉम्प्ट दें तो AI हमें स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ या स्पेसिफिक कंट्रीज़ के रिलेटेड जो एडमिशन है स्टूडेंट्स के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें इसमें गाइड कर सकता है। ठीक होगा। तो AI हमारा जो है इंटेलेक्चुअल, ये हमारे काम को फास्ट कर रहा है। हाँ, जहाँ तक बात आती है कि इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव स्किल्स की,
तो डेफिनेटली ये हमारे स्कूल एकेडमियास के लिए, पेरेंट्स के लिए और हमारे ये सोसाइटी के डिफरेंट जो स्टेक होल्डर हैं लाइक मीडिया है, इनके लिए चैलेंजिंग है कि वो किस तरह से बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो उसको सिखाया जाए, ना कि टोटली डिपेंडेंट हो जाएं टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अच्छा आप एज एन एक्सपर्ट क्या एडवाइस करते हैं, जो बच्चों की हम तरबियत पे बात कर रहे हैं, कि किस एज में बच्चे को आपको स्क्रीन दे देनी चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स दे देने चाहिए? हमें तो बचपन में सर कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती थी, आज तो बच्चे के ऊपर पूरा वो सोल्यूशन आ जाता है, आप उसको हल्का सा प्रॉम्प्ट दें तो। इसमें मैं बस ये कहूँगा कि जहाँ तक प्री स्कूलिंग की बात है या सेकेंडरी स्कूलिंग की बात है, तो मैं पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड ने इवन के स्कूल्स के अंदर डिजिटल गैजेट्स के ऊपर पाबंदी लगाई है जी, कि वो ड्यूरिंग क्लास जो है गैजेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की जो अपनी कोग्निटिव एबिलिटी है, जो पढ़ने की सालियत है, वो उससे मुतासिर हो रही है। मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि पेरेंट्स डेफिनेटली बच्चा जब 5-6 साल का होता है तो नॉर्मली हम जो हमारा आज का एनवायरनमेंट है कि हम बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा इंगेज रहते हैं डिफरेंट टास्क के अंदर, तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे होते, तो वो उसको गैजेट्स की तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे लिए अगेन के चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि जो सोशल मीडिया के ऊपर चेक होना चाहिए। बाहर के कंट्रीज़ की बात करें, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं, जब वो बच्चे जब वो एक सोशल मीडिया को जो इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उनके एज के स्पेसिफिक कंटेंट होते हैं, पेरेंटल कंट्रोल्स तो पेरेंटल कंट्रोल के साथ साथ जो बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड जो ऐप्स हैं, पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि आप अगर बच्चों को गैजेट्स दे रहे हैं तो उन ऐप्स की एक्सेस दें जो कि बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, उनके एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए, जो कि उनके रिलेटेड कंटेंट, जैसे हम किड्स यूट्यूब किड्स की बात करते हैं, तो ये है, तो उसमें क्या है कि वो कंटेंट अच्छा, जनाब जैसे आप बता रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, वो शख्स जो वैसे मेरी एज का है या आगे वर्किंग प्रोफेशनल है, वो काम कर रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले रहा है, उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आप बता रहे थे कि सहारा लेना है बल्कि उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना, एक इस बारे में ज़रा बताइएगा। दूसरा, हम पूरी दुनिया में खबरें सुन रहे हैं कि यूरोप में पाबंदी लगाई जा रही है सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर। अभी एक केस भी मेटा और गूगल जो है वो हारे हैं, एक फ़ीमेल ने उन पर जो केस किया हुआ था। तो ये जो खबरें आ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ये खुश आइंद हैं? थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इसके बुरहान जो उसका बढ़ाव हो रहा है बड़ा तेज़ी से? देखिए, इसमें मैं ये ऐड करूँगा, मेरी तालीम जो है चाइना से है, मैंने PhD चाइना से की है। तो चाइना में जो उनकी जनरेशन के लिए जो कंटेंट है वो बड़ा एक फ़िल्टर कंटेंट वो उनको देते हैं। हमारे यहाँ पे तो ये है कि हमें जितना भी मवाद इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमें या हमारे किसी भी एज के बच्चे को कंटेंट की एक्सेस है। लेकिन मैं चाइना की एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो वहाँ पे इस तरह का नहीं है। एक तो उनका ये है कि वो उनको कंटेंट ही वही दिखाते हैं जो कि उनका अपना कंट्री जनरेटेड होता है, मतलब ओवरऑल जैसे कंटेंट है वो उनको एक्सेस नहीं होती। और दूसरा ये है कि एज वाइज पेरेंट्स आर वेल अवेयर, बच्चों पेरेंट्स को एजुकेट, उनकी काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारियों से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हमने बच्चों को अगर दुनिया के साथ लेके चलना है तो हमने इनको किन चीज़ों की एक्सेस किस एज में जाके देनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पेरेंट्स को और स्कूल जो सिस्टम है उनको जो है काउंसलिंग, उनको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं किस एज के आ रहे हैं, हमने उनको किस तरह से दुनिया के साथ लेके चलना है, लेकिन कंट्रोल चीज़ों के साथ। डॉक्टर आमिर, जैसे आपका एजुकेशन से भी ताल्लुक़ है, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसकी डिमांड को समझ के मार्केट में इसकी डिमांड क्या है, क्योंकि एकेडमी और इंडस्ट्री लिंकेज की हमेशा हम बात करते हैं, क्या वो स्किल सिखाई जा रही हैं हमारे नए स्टूडेंट्स को? मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल सिखाई जा रही हैं, बच्चों को बताया जा रहा है कि यार आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे इंडस्ट्री की नीड्स के हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का जो है लाइसेंस वो नहीं है, इसमें बहुत गैप है। जो जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें इंडस्ट्री और एकेडमिया के बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस होती हैं, और वो क्योंकि जो हमारी कंट्री की जो नीड है, हमारे यहाँ की जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, अगर इंडस्ट्री उसको हाईलाइट नहीं करेगी तो एकेडमिया जो हमारे यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे फॉर आवर कंट्री डिमांड।
बाकी दुनिया में जो है वो इंडस्ट्री क्योंकि लिंक होती है और वो उनको फंड कर रही होती हैं, तो वो बच्चों को एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है और उनकी एबिलिटी, उनको सीखने के मौके मिलते हैं, रियल टाइम उनको सीखने के जो है वो मौके मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में हम रह रहे हैं, हम लोगों को कदम कदम पर कंप्यूटर्स का सहारा लेना पड़ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एकेडमी और इंडस्ट्री का एक लिंक है, जो HEC इस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद भी इसमें कहीं जो लूप होल्स हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसको एक तो हमने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किस तरह करना है, इसकी हेल्प किस तरह लेनी है और इसकी डिपेंडेंसी से किस तरह बचना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं हो सकता कि एक छोटी चीज़ के हवाले से भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लें, लेकिन बहरहाल ये एक टूल है, हमने इसका किस तरह इस्तेमाल करना है वो हम आज बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों की तरबियत के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। जनाब, एक बच्चा है जो आजकल के दौर में, जैसे अभी आपने खुद समझाया कि बच्चा तो क्यों का सवाल करता है, वो बच्चा आपसे कहता है कि इसकी पीछे की मुझे रीज़न बताएं। अगर बस रीज़न से सेटिस्फाई होता है तो तभी जाके वो उस काम से रुकता है या वो काम कर लेता है। तो जो हमारे दौर के पेरेंट्स थे वो तो इसको ज़िद कहते थे, वो कहते थे यार ये तुम ज़िद कर रहे हो, मैंने जब कह दिया ये करना है तो फिर करना है। तो फिर इस चीज़ से किस तरह बचना? देखिए, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लॉजिकली सोचता है और उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारे दौर में अवेलेबल नहीं थे, हमारे बाद की नस्ल में अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए वो चीज़ों को समझना चाहता है कि हाउ थिंग्स वर्क्स, कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो इसलिए वो क्यों का सवाल करता है, ये ज़िद नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि हम उसको तरीके से समझाएं, उस क्यों का उसकी एज के हिसाब से जवाब दें जिसको वो समझ सके। तो अब इस तरह से छोटा बच्चा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने देखा कि मदर उसकी जो है वो हॉस्पिटल जाती है और उसके बाद भाई आ जाता है। मदर किसी वजह से बीमार हुई, हॉस्पिटल गई, तो वो सवाल कर रहा था कि बेबी क्यों नहीं आया। अब उसकी एज के मुताबिक वो उससे रिलेटेड था। अब आप उसको जो है वो पुराने ज़माने में तो जवाब ऐसे दे देते थे कि फरिश्ता दे गया, लेकिन आज वो उस चीज़ को नहीं समझता। उसको हमें उसके लेवल के मुताबिक समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस। और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि उनकी एक्सेस है, वो सोशल मीडिया से और AI से पूछते हैं, तो फिर वो जवाब उनके जहन के मुताबिक नहीं होता। तो हमें उनको समझने की ज़रूरत है और उनको समझाने की भी ज़रूरत है लाइफ के बारे में, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट। और यहाँ पर अगर आप पेरेंट्स, जैसे अक्सर औकात आप कहते भी होते हैं कि पेरेंट्स को जो है वो दोस्त बनने की ज़रूरत है, खैर ख्वाह बनने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं बताते तो फिर इवेंचुअली वो या तो AI से सीख लेगा या किसी से जाकर बाहर सीख लेगा, तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और वो बच्चा आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देगा। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये दोस्त वाले एंगल को बिल्कुल दोस्त बनना चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप जो है वो बिल्कुल डिसिप्लिन करना छोड़ देंगे तो तब भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। तो आपको उसको डिसिप्लिन भी करना है, एक स्ट्रिक्ट किस्म का दोस्त बनना है और उसको इतना ट्रस्ट डेवलप करना है कि वो चीज़ें आपसे शेयर करे, बजाय ये कि वो चीज़ें आपसे छुपाए, वो झूठ बोले और वो दोस्तों से या सोशल मीडिया से या AI से सीखने की कोशिश करे। वो आपसे डिस्कस करे ताकि वो आपकी नॉलेज में हो कि वो क्या कर रहा है और वो कौन सा कंटेंट देख रहा है, क्योंकि कंटेंट भी बहुत बड़ा, मतलब पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो कंटेंट के पास चला गया। पेरेंट्स तो पार्शली पेरेंट कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। सबसे अहम चीज़ इस वक्त ये है कि पेरेंट बच्चों को क्वालिटी टाइम दें जिसमें खुद वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो। आप क्वालिटी टाइम को ज़रा डिफाइन कीजिए कि क्वालिटी टाइम है क्या? बाप तो आता है घर में, आता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ही कोई नहीं होती जब उसके बच्चे आके उसको मिलते हैं। तो क्वालिटी टाइम को ज़रा डिफाइन कीजिएगा। एक्चुअली हो ये रहा है कि बाप आता है और उसने न्यूज़ चैनल लगा दिया है, अब वो न्यूज़ चैनल में गुम है, बच्चा कोई सवाल कर रहा है वो उसको ध्यान नहीं दे रहा, या उसने कोई मूवी लगा दी है, या वो अपने स्मार्टफोन पे कंटेंट देख रहा है। तो दिस इज़ नॉट क्वालिटी टाइम। आप बच्चे के साथ खेलें, मेंटल गेम्स खेलें, फिज़िकल गेम्स खेलें, उससे उसको प्रमोट करें कि आप सवाल करो, पूछो आज स्कूल में क्या हुआ,
जो गेम खेली थी उसमें क्या हुआ, उसकी डेली लाइफ के बारे में क्वेश्चन करें। आप फुली फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट हो। सही। ये ना हो कि आप उसको तो कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं देखनी और आप आते ही स्क्रीन देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चा जो कुछ कह रहा हो तो उसको फॉलो नहीं करता, जो देख रहा होता है उसको फॉलो करता है, अच्छा, एग्जाम्पल को फॉलो करता है। जनाब निहायत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि आजकल का बच्चा जो है वो उसके अंदर खुद एतमादी नहीं है, वो दूसरे को देखता है या सोशल मीडिया के ऊपर जो उसकी जो कहानियाँ देख रहा होता है कि वो कहता है कि शायद ये सक्सेस है और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो छोटी सी एज से ही अगर उसके अंदर ये चीज़ पैदा होना शुरू हो जाएगी तो आगे जाके उसको लाइफ में चीज़ें तंग करेंगी। तो खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, ये किस तरह बच्चे के अंदर पैदा किया जा सकता है? ये पेरेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको सिखाएं, उसको डेवलप करें, तरबियत करें। जो हमारा तरबियत वाला एलिमेंट है ना वो बहुत वीक हो गया, तो हमें उसको तरबियत करना है लाइफ के बारे में कि जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, बिल्कुल, जो आपको नज़र आ रहा है वही हकीकत नहीं है, उसके बियॉन्ड उसको सीखना और सोचना। जनाब डॉक्टर आमिर साहब, बिल्कुल लास्ट हमारे पास 1 से 2 मिनट है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। जैसे जनाब कह रहे थे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सेम गोज़ फॉर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल। दूर से तो ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, कुछ इसकी खामियां भी हैं। अब इससे बचना किस तरह है? बिल्कुल लास्ट में मैं चाहूँगा समराइज़ कर दें पूरी हमारी जो आज की डिस्कशन हुई, और अगर आप कोई अपना पैगाम देना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ दे दीजिएगा। जी, इसमें बस मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा। हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। जैसे हमारी डिस्कशन होती है सर, फैल साहब भी उस पर बात कर रहे थे कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी आज के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब हमारे पेरेंट्स का जो हमारा टाइम था उस वक्त में एक तो पेरेंट्स जो बच्चों का गैप रहता था, बिल्कुल, और बात नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, फ्रेंडली नहीं होते थे। तो आज के इरा में एक तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हों, उनको टाइम दें। जैसे सर ने बताया कि क्वालिटी टाइम, कि जब आप उनके साथ इंगेज हों तो फिर आप किसी और चीज़ को टाइम ना दें, मोबाइल इन चीज़ों से दूर रहें। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बच्चों को जो घर की डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें बच्चों को इंगेज करना चाहिए, क्योंकि गैजेट से हट के जब वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आएंगे, उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वो थोड़ा सा इनसे दूर होंगे। गेम हैं, फ़िज़िकल गेम्स हों, आउटिंग डेफिनेटली, लेकिन आजकल के वक्त में तो अभी तो जो एनर्जी क्राइसिस है तो अभी आउटिंग अभी नहीं करनी आपने। आउटिंग जो हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में लगाए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है। पेरेंट्स को फ्रेंडली होना होगा। और जहाँ तक बात है सर एआई की, तो एआई के मैं ये समझता हूँ कि एआई के पॉजिटिव्स भी हैं, एआई के नेगेटिव्स भी हैं। हमें अगेन के सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है, इसमें एकेडमिक्स को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को जो है वो अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। ख्वाजा सुहेल तुफैल साहब, आपसे भी गुजारिश करूँगा कि लास्ट हमारे पास 30 सेकंड्स हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, आपको लगता है कि वो मिस हो गई है तो प्लीज़ वो ऐड कर दीजिएगा और अपना पैगाम भी दे दीजिएगा। देखिए, उसमें पेरेंट्स को जो है वो टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा और उसको समझ के, और बच्चे की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि आज के बच्चे कैसे पहले से मुख्तलिफ हैं, और फिर उनको दोस्त बन के, उनके कोच बन के उनको गाइड करना पड़ेगा, उनकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से बच्चे डेवलप होंगे। ठीक हो गया। ख्वाजा सुहेल तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया जी, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बने। बहुत ही सराहनीय गुफ्तगू ही, बड़ी इन डिटेल पेरेंटिंग अपने डिस्कशन की। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी ये डिस्कशन जो है वो पसंद आएगी और जो मशवरे दिए गए उसके ऊपर लाजमी तौर पर अमल कीजिएगा। डॉक्टर आमिर हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने ज़रा आज समझने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि किस तरह हम अपनी लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है, और अगर इसके जो नुकसानात हैं उनसे हमने बचना भी किस तरह है। नाज़रीन, आज का लुबे लुबाब अगर हम उसकी बात करें तो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट नहीं होना, उससे अपनी राय उससे ज़रूर लेनी है लेकिन उसके फैसलों पर मिनोअन अमल भी नहीं करना। तो ख़ुद अपना जहन भी कुछ इस्तेमाल करना है। पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो बच्चों की तरबियत में बहुत अहम किरदार हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरह हम कह रहे हैं कि अपना जहन इस्तेमाल करना है, बच्चों को समझना है कि बच्चा हमसे क्या कह रहा है, उनकी नीड्स को फॉलो करते जाना है, और जो हकूक़ हैं पेरेंट्स के जो वो अदा करने हैं, जो पेरेंट्स ने बच्चों के अदा करने, वो लाजमी तौर पर अदा करने हैं हमने। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।